आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री को। और क्लास 7 के हिस्ट्री में शुरुआत करेंगे हम लोग अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। क्लास 7 के हिस्ट्री का आज से शुरुआत होने जा रहा है और इसमें हम लोग अपने हिस्ट्री को चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसके मतलब को हम लोग समझेंगे कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तभी आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे 1000 साल के अंदर किन किन प्रकार के चीजों का बदलाव हुआ, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि 1000 साल में किन किन प्रकार के चीजों का बदलाव हुआ, उसको किसने किया, किस तरीके से पहले पढ़ा जाता था उसको और इस तरीके से आज पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, एक चीज आप लोगों ने जहां पे नोट्स लिखा है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई बच्चे एक चीज कर लेंगे, इस चैप्टर के शुरुआत में ही मतलब चैप्टर के एक कोने में आप लिख लीजिए, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे 700 सीई से लेकर 1750 सीई तक। ठीक है, हाँ, चैप्टर के ऊपर आप कहीं पे लिख लीजिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई बच्चे इसमें एक चीज लिख लेंगे जो कि नोट्स में हम नहीं लिखे हुए हैं। हाँ, आपके नोट्स में अभी जो आप लोग लिख के आए हैं उसमें लिख लीजिए। कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, वो दूसरा कुछ चीज होगा, ऊपर में फिर से आप लिखिए, ऊपर में लिखिए फ्रेश तरीके से सब कोई, बगल में कहीं पे लिख लीजिए ऊपर में 700 सीई से लेकर 1750 सीई तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात करेंगे पूरे 1000 साल के बीच में क्या क्या बदलाव हुआ। यदि आप 700 से लेकर 1750 सी तक देखोगे तो 50 साल एक्स्ट्रा होता है। कितना हो जाता है? 1050 साल हो जाता है। तो ये जो 50 साल एक्स्ट्रा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि कितने साल के बारे में पढ़ने वाले हैं? 1000 साल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इसलिए ये सब चीज बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि किस 1000 साल के बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं इन चीजों को। तो चैप्टर है आपका ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल में किन किन चीजों का बदलाव हुआ, कैसे क्या बदला, किसने बदला, उसका क्या प्रभाव पड़ा, कैसे आज हम लोग उसको पढ़ते हैं, ये सबका सब चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। कहां से कहां तक? 700 से लेकर 1750 सी तक लिखे पढ़ेंगे। ये डेट है, मतलब ईयर है, इसके बीच का हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, 50 साल इसमें एक्स्ट्रा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो यही 1000 साल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस 1000 साल के बीच में किन किन प्रकार की चीजों का बदलाव हुआ वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। शुरुआत किया जाए, चलिए देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है द मैप्स बाय, और हाँ, यदि किसी के पास एनसीईआरटी का बुक है वो अपने सामने रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द मैप्स ऑफ अरब जियोग्राफर अल इदरीसी का जन्म हुआ था, देख लीजिए 1154 सीई में। ठीक है, एंड अ फ्रेंच कार्टोग्राफर, इसका जन्म हुआ था 1720 में। गिव अ लार्ज स्केच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। समझिए ध्यान से, जियोग्राफर का मतलब होता है जो जियोग्राफी के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, और जियोग्राफी के बारे में पढ़ने का मतलब हुआ धरती के बारे में, प्लैनेट के बारे में, जो इन सब चीजों के बारे में पढ़ता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफर। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद इसमें एक और चीज है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर वो होता है जो इंसान मैप बनाता है। दो वर्ड यहां पे फिर पूरा समझाते हैं, पूरा कहानी। पहला है जियोग्राफर। जियोग्राफर हम लोग उस इंसान को कहते हैं जो क्या करता है? जियोग्राफी के बारे में ज्यादा रिसर्च करता है, धरती के बारे में, प्लैनेट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, उसको हम लोग जियोग्राफर बोलते हैं। और दूसरा है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैप बनाते हैं।
यहां पे हमारे सामने दो आदमी है। पहला आदमी है अरब का, जिनका नाम है अल इदरीसी, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1154 सीई में। दूसरा आदमी है फ्रेंच कार्टोग्राफर, उनका यहां पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एक और आदमी यहां पे जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो यहां पे दो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पहली बार हम लोगों को इंडिया का और इंडिया के आसपास जो कंट्री है उसका मैप बना के दिया था। पूरा कहानी समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आदमी हैं जिन्होंने पहली बार हम लोगों को इंडिया और इंडिया के आसपास जो भी कंट्री मौजूद है उनका मैप बना के हम लोगों को दिया था कि इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश है वो ऐसा दिखता है। तो दिक्कत इसमें, तो दो आदमी थे। पहला आदमी था अरब का, जिनका नाम था अल इदरीसी, और दूसरा आदमी था फ्रांस का। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग। और ये दो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने हम लोगों को दो मैप दिया, जिससे हम लोग ये पता कर लिए कि एक्चुअली में मैप में हमारा इंडिया और हमारा पड़ोसी देश दिखता कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि ये अल इदरीसी और ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था, मतलब कि अल इदरीसी था अरब का, और यहां पे दूसरा आदमी है जिनका नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन वो कहां का था, फ्रांस का था। इन दोनों ने हम लोगों को पहली बार इंडिया और इंडिया के आसपास जो कंट्री है उसका मैप दिया था हम लोगों को कि आप देखो इंडिया ऐसा कुछ दिखता है। ध्यान रहेगा। तो ये अल इदरीसी और दूसरा आदमी जो फ्रांस का है, इन दोनों ने ही हम लोगों को मैप दिया था। तो इसमें दो तीन बातें आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहला बात कि अल इदरीसी कहां से बिलोंग करता था, अरब से बिलोंग करता था। इनका जन्म कब हुआ था, 1154 सी में हुआ था। तीसरा बात, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था, मतलब कि फ्रांस का वो आदमी जो मैप बनाता है, उसका जन्म कब हुआ था, 1720 में हुआ था, ठीक है। और इन दोनों ने क्या दिया हम लोगों को, मैप दिया। जो मैप हम लोग आज पढ़ते हैं ना, एग्जैक्ट ऐसा मैप तो नहीं दिया था, लेकिन बहुत अच्छा मैप फिर भी दिया था उसको उस टाइम पे। उसको आज हम मॉडिफाई करके अच्छे रूप में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, दो आदमी के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ, दोनों आदमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और दोनों आदमी ने एक एक मैप हम लोगों को दिया था। तो सबसे पहला है इन अल इदरीसीज मैप, यानी कि फर्स्ट मैप। और फर्स्ट मैप आपके सामने यहां पे है, और आपके बुक में भी ये आपका पहला वाला मैप है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में जो आपका सबसे पहला वाला मैप है, ये मैप दिया गया था अल इदरीसी के द्वारा, ठीक है। अब इस मैप में क्या है, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन अल इदरीसीज मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। अल इदरीसी के मैप में, ध्यान से इसको समझिएगा, अल इदरीसी के मैप में जो साउथ इंडिया हम लोग आज देखते हैं ना, उसको इन्होंने ऊपर बना दिया था। मतलब इन्होंने नॉर्थ को बना दिया साउथ, और साउथ को बना दिया नॉर्थ। जैसे आप अपने मैप में ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये एक्चुअली में होता है साउथ, मतलब कि सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो होता है साउथ का, लेकिन इन्होंने इसको बनाया किधर है, ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर बना दिया। तो जो साउथ होना चाहिए वो एक्चुअली में इन्होंने क्या कर दिया है, नॉर्थ कर दिया है। और यदि आप आज के मैप में देखोगे श्रीलंका को, तो वो तो नीचे पड़ता है, लेकिन इन्होंने श्रीलंका को बना कहां दिया, ऊपर बना दिया। तो ये जो ऊपर वाला आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, वो है आपका श्रीलंका। तो अल इदरीसी का मैप क्या एक्यूरेट था, बताओ जल्दी। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था, सटीक नहीं था। लेकिन हां, ध्यान रखिएगा, आज से जब 1000 साल पहले इस मैप को दिया गया होगा, तो बताओ क्या तहलका नहीं मच गया होगा। बिल्कुल हां, आज के हिसाब से ये मैप बिल्कुल गलत है, लेकिन जब पहली बार ये मैप आया होगा हम लोगों के सामने, तो हम लोगों के सामने तो एकदम पूरा हल्ला हो गया होगा कि हाँ, ऐसा हमारा इंडिया दिखता है, ऐसा श्रीलंका दिखता है, हाँ या ना। तो अल इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया किधर दिखाया गया है, नॉर्थ में दिखा दिया गया है, और श्रीलंका जो नीचे होना चाहिए उसको ऊपर दिखा दिया गया। यानी कि टोटल चीज जो साउथ में होना चाहिए वो अल इदरीसी के मैप में कहां दिखा दिया गया है, ऊपर दिखा दिया गया है, नॉर्थ में दिखा दिया गया है, जो कि आज के मैप के हिसाब से बिल्कुल गलत है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो श्रीलंका है, और ये जो आपको टीप वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका साउथ इंडिया है, जो कि होना चाहिए साउथ में, लेकिन उन्होंने बना दिया है नॉर्थ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ और कमी है इनके मैप में, देख लो। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। यदि आप ध्यान से देखोगे ना इस मैप को, इस मैप में ना कुछ कुछ जगह के नाम लिखे गए हैं और वो भाषा है अरबिक। और अरबिक जो है वो लगभग उर्दू के जैसा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो कैसा भाषा होता है? उर्दू के जैसा होता है। मतलब आप इस मैप में देखोगे कहीं कहीं पर नाम लिखा हुआ है, वो जगह का नाम है एक्चुअली, और वो किस भाषा में लिखा हुआ है? अरबिक में लिखा हुआ है। और अरबिक लगभग देखने में किसके जैसा लगता है? उर्दू के जैसा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड द मैप एज किनौज। एक जगह है कनौज, कन्नौज, जो कि कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मतलब कन्नौज को आज हम लोग कन्नौज बोलते हैं, लेकिन अल इदरीसी के मैप में इन्होंने किनौज बोला था। कहने का मतलब यहां पे आप अल इदरीसी के मैप से दो तीन आइडिया लगा सकते हैं। पहला आइडिया ये लगा पा रहे हैं कि अल इदरीसी के मैप में जो चीज आज हमको साउथ इंडिया में दिखता है वो इन्होंने कहां बना दिया है? नॉर्थ में बना दिया है। पहला गलती दिखता है हमको इसमें। दूसरा गलती इसमें ये दिखता है कि उत्तर प्रदेश में आज एक जगह है कन्नौज, इसको इन्होंने अपने मैप में क्या लिख दिया था? किनौज लिख दिया था, ठीक है। तो ये दूसरा गलती है। एक तीसरा गलती नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये खुद एक मुस्लिम थे, तो इनको जो भाषा उस समय पे आता था इन्होंने जगह का नाम भी किस में रख दिया? उसी भाषा में रख दिया। ये गलती नहीं है, ये अच्छा बात है। तो इनके मैप में कितना गलती आपको नजर आता है? दो गलती नजर आता है। पहला, जो चीज आपका अभी हम लोग साउथ में देखते हैं ये इन्होंने नॉर्थ में बना दिया है, पहला गलती। दूसरा गलती, उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है इन्होंने क्या बोला था उस समय पे? किनौज बोल दिया था, ठीक है। वो देखो स्पेलिंग में फर्क है। पहला है KANAUJ, कनौज इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे QANAUJ, किनौज। तो दोनों में डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी और बोलने में भी अलग अलग दिखता है। तो ये पूरा कहानी हुआ अल इदरीसी के मैप के बारे में। तो ऊपर जो आपको ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है वो श्रीलंका है, और नीचे ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये एक्चुअली तमिलनाडु है, केरला है, जो कि आज के मैप में आप देखोगे तो नीचे पड़ता है, लेकिन उन्होंने बना कहां दिया है? ऊपर बना दिया है। तो ऊपर वाला हो गया आपका श्रीलंका और ये वाला हो गया आपका तमिलनाडु, केरला। गलत इसमें दिखा ना? चलिए, तो ये सटीक मैप नहीं था, लेकिन उस समय के लिए फिर भी बहुत हद तक ठीक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड मैप, जो कि फ्रांस के आदमी ने बनाया था, फ्रांस के कार्टोग्राफर ने। तो इन फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप, यानी कि सेकेंड मैप में क्या था उसको समझते हैं। सेकेंड मैप का डायग्राम आप लोग देखिए पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा बहुत ठीक भी लगता है देखने में। हालांकि वो भी एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो भी फिलहाल देखने में थोड़ा बहुत जो है अल इदरीसी के मैप से ज्यादा अच्छा लगता है। देख लो, अपने एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हैं, या फिर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला मैप थोड़ा बहुत मिलता है कि नहीं आज के मैप के हिसाब से? बिल्कुल। तो ये जो फ्रांस के कार्टोग्राफर ने बनाया था वो मैप थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत अच्छा था। किसके मुकाबले? अल इदरीसी के मुकाबले। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर अल इदरीसीज मैप। समझिए ध्यान से इसमें क्या बोला गया है। ये जो फ्रांस का आदमी है जिन्होंने मैप अपना बनाया था, इस मैप को बनाया गया है अल इदरीसी के मैप के 600 साल बाद। मतलब अल इदरीसी ने जब भी ये मैप बनाया होगा उसके 6 साल के बाद बनाया था फ्रांस के आदमी ने इस प्रकार का। सॉरी 6 साल नहीं, माय मिस्टेक, 600 साल। समझ आ रही है बात? और उन्होंने मैप बना के दिया ऐसा। अब जरा सोचो, 600 साल लगा ऐसा मैप बनाने में, मतलब थोड़ा बहुत एक्यूरेट बनाने में 600 साल। इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उस समय पर हमारे पास उतना खास टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन आज देखा जाए तो गूगल मैप आप खोलो, हर कंट्री का मैप आपको उसमें साफ साफ दिख जाता है। तो आज इतना आसान क्यों हो गया किसी भी कंट्री का मैप देखना? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस समय पे नहीं था। इसीलिए अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था उसको सुधारने में और सही करके दिखाने में 600 साल लग गए। सोचो। और ये जो फाइनल मैप बना के रेडी किया गया, ये बनाया था एक फ्रांस के कार्टोग्राफर ने। और कार्टोग्राफर का मतलब हमने बोला आपको, जो क्या बनाता है?
मैप बनाता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस के आदमी ने बनाया था मैप, वो क्या है, अल इदरीसी के मैप से थोड़ा बहुत ठीक देखने में लगता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज आर डिफाइंड इन डिटेल्ड। मतलब ये जो फ्रांस के कार्टोग्राफर ने मैप बनाया था, इस मैप को हम लोग जब देखते हैं तो लगभग ये मैप आज के मैप से मैच करता है कि नहीं, बिल्कुल मैच करता है। और दूसरी बात, इस मैप में फ्रांस के कार्टोग्राफर ने कोस्टल एरिया को अच्छे से डिफाइन किया है। कोस्टल एरिया का मतलब हुआ वो इलाका जो कि समुद्र के बगल में है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर से केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, है ना, ये सब जगह को इस मैप में अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रांस के कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया था वो बहुत हद तक सही है, किसके मुकाबले, अल इदरीसी के मुकाबले, और देखने में भी आज के हिसाब से ठीक लगता है। आगे बढ़ते हैं। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेज। ये जो मैप है ना, यही मैप का इस्तेमाल करके बहुत सारे यूरोप के लोग इंडिया पहुंचे थे उस समय पर, क्योंकि ये मैप क्या था, सटीक मैप था और ये हकीकत वाला मैप था। तो बहुत सारे यूरोप के लोग, बहुत सारे अमेरिका के लोग, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के लोग हमारे इंडिया उस समय पे पहुंचते थे इसी मैप को देखते हुए, जिस मैप को फ्रांस के कार्टोग्राफर ने बनाया था। यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आप जरा इमेजिन करो कि पहला वाला मैप जब बनाया उसमें कितना गलती नजर आया हम लोगों को। दूसरा वाला मैप जब बना तो उसको बनने में 600 साल लग गया, तब जाकर थोड़ा बहुत एक्यूरेट मैप बन पाया। तो ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, इस बदलाव को होने में काफी समय लगा है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो पहला हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन था, दोनों मैप के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि दो इंसान जिन्होंने हम लोगों को मैप दिया पहली बार, वो दोनों के मैप में क्या कमी था, कैसा मैप था, वो हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो अल इदरीसी का मैप था उसमें कुछ कुछ कमी नजर आया हम लोगों को, लेकिन जो फ्रांस के कार्टोग्राफर ने मैप दिया था वो लगभग थोड़ा बहुत ठीक था, हाँ ठीक था, एक्यूरेट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैप भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। मतलब कुछ ऐसे भाषा है हमारे कंट्री को लेकर जो पहले कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोलते हैं, है ना, वही हम लोग इसमें देखने वाले। मतलब कि कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे देश को लेकर जो कि पहले कुछ और बोलते थे हम लोग अपने भारत को, आज कुछ और बोलते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। समझिए ध्यान से। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स। समझिए, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे जगह का नाम है, बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग वगैरह का नाम है जिसका समय समय पर नाम चेंज किया गया है। समझ आ रही है बात? तो जब आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंडिया में जिनका नाम चेंज किया गया है समय के हिसाब से। अभी आपको एग्जांपल देते हैं। चलो आप दुनिया भर का एग्जांपल छोड़ो, अपने पटना का एग्जांपल लेते हैं। पटना का ये जो महावीर मंदिर है, इसको हम लोग पहले बेली रोड बोलते थे, अब इसका नाम हो गया नेहरू पथ। मतलब इसी हिसाब से, इसी तरीके से समय समय पर जगह के नामों को चेंज किया गया है। ठीक है, वही हम लोग इसको समझेंगे दो एग्जांपल से कि हमारे भारत के नाम को किस तरीके से चेंज किया गया कई बार। ठीक है, समझिए। सबसे पहला है, टुडे वी अंडरस्टैंड द टर्म हिंदुस्तान एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। समझिए, आज हम लोग क्या बोलते हैं, अपने देश को इंडिया बोलते हैं, लेकिन पहले क्या बोलते थे हम लोग, इंडिया को हिंदुस्तान बोलते थे। समझिए, मतलब पहले नाम हमारे भारत का कुछ और था और आज कुछ और है। पहले हिंदुस्तान था, आज हम लोग इंडिया बोलते हैं। ठीक है, ये तो पहला बात हुआ। आगे, when the terms was used in the 13th century by Minhaj al-Siraj, a chronicler
who wrote in Persian, he meant that areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. समझिए ध्यान से, पहले हमारे इंडिया को बोला जाता था हिंदुस्तान, उसके बाद बोला गया इंडिया, ठीक है। जब पहली बार मतलब उस समय पे ना हिंदुस्तान का मतलब होता था केवल और केवल किस जगह का एरिया पता है? पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो जगह है उसी के जगह को बोला जाता था हिंदुस्तान। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे हम बातें बताने जा रहे हैं। आज हम लोग जानते हैं इंडिया, लेकिन पहले बोला जाता था हिंदुस्तान। और उस समय पे हिंदुस्तान इतना बड़ा हम लोग नहीं मानते थे जितना बड़ा आपको आज दिखता है। उस समय पे हिंदुस्तान का मतलब था कौन सा जगह? पंजाब का जगह, हरियाणा का जगह और गंगा और यमुना नदी के बीच का जो जगह है उतने ही जगह को हम लोग उस समय पे बोलते थे हिंदुस्तान। लेकिन आज देखा जाए हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा इंडिया ही हमारा हिंदुस्तान कहलाता है आज। तो उस समय पे हम लोग अपने भारत मतलब अपने, जैसे आज हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। उस समय पे क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। लेकिन हिंदुस्तान उस समय पर बहुत छोटा था, केवल कहां का जगह था? पंजाब का, हरियाणा का और गंगा और यमुना के बीच का जो जगह है उसके बीच को ही हम लोग हिंदुस्तान बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, जितना बड़ा आज आपको इंडिया दिख रहा है इस पूरे को कहा जाने लगा हिंदुस्तान, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बहुत पहले हिंदुस्तान केवल किस किस जगह को बोला जाता था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के नदी के बीच में जो जगह है केवल इतने ही को हम लोग हिंदुस्तान मानते थे उस समय पे। लेकिन बाद में समय बदला, पूरे के पूरे इंडिया को हम लोग कहने लग गए हिंदुस्तान। और समय बदला, हिंदुस्तान हटा दिए, क्या बोलने लग गए? इंडिया बोलने लग गए। समझ में आ गई बात? आगे और इसको जो है वर्ड इस्तेमाल किया गया था मिनहाज एल सिराज के द्वारा। उस समय पर हिंदुस्तान वर्ड इस्तेमाल किया गया था। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan। और इन्होंने हिंदुस्तान जो है बोला था किस पर्सपेक्टिव से? दिल्ली सुल्तान के पर्सपेक्टिव। इसको ऐसे समझिए आप, उस समय पे ना मुगल राजाओं का कंट्रोल था ज्यादातर हरियाणा के इलाका में, पंजाब के इलाका में, गंगा यमुना के इलाका में। वहां पे किसका कंट्रोल था? मुगल एम्पायर का, मतलब मुसलमान राजा का वहां पे कंट्रोल था। इसीलिए उन सभी इलाकों को बोल दिया गया था हिंदुस्तान। समझ आ रही है बात? कहने का सिंपल सा मतलब है कि उस समय पे जो हिंदुस्तान वर्ड इस्तेमाल किया गया वो केवल और केवल किसको बताने के लिए किया गया? मुगल के शासन को बताने के लिए किया गया। मुगल मतलब मुस्लिम राजा, और मुस्लिम राजा का उस समय पे कंट्रोल कहां तक था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना इन सभी के आसपास था। और गंगा यमुना के आसपास ही आपका आ जाता है पूरा दिल्ली भी। समझ आ रही है बात? आगे बढ़ता है। ये उस समय पे केवल था हिंदुस्तान का मतलब, लेकिन समय बदला, पूरे इंडिया को हम लोग हिंदुस्तान कहने लगे। थोड़ा और समय बदला, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को नाम ही बदल दिए हम लोग, अब बोलते हैं इंडिया, है ना। आगे, इन द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 16th century में बाबर जो कि एक बहुत बड़े राजा थे, मुस्लिम राजा थे, इन्होंने भी हिंदुस्तान ही वर्ड इस्तेमाल किया था हमारे भारत के लिए, इंडिया के लिए। और इनके लिए हिंदुस्तान का मतलब था यहाँ का पूरा माहौल, वातावरण, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जानवर, इन सभी को ये मिला के बोलते थे कि ये हिंदुस्तान है। तो ओवरऑल इस पूरे टॉपिक से हमको ये समझ में आता है पहले वाले एग्जांपल से कि जिसको आज हम लोग इंडिया बोलते हैं इसका नाम पहले हिंदुस्तान हुआ करता था। और उस समय पे हिंदुस्तान बहुत छोटा हुआ करता था, केवल और केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के इलाका को हम लोग हिंदुस्तान बोलते थे। और इन सभी इलाका पे किसका कंट्रोल था? मुगल का, यानी कि मुसलमान राजाओं का कंट्रोल था। ठीक है, आगे बढ़ते। ये पहला एग्जांपल हुआ जिसमें हम लोगों ने समझा कि हिंदुस्तान का नाम बदल के बाद में, बहुत बाद में, हिंदुस्तान का बदल के इंडिया कर दिया गया। ठीक है, अगला एग्जांपल समझते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। सेकेंड एग्जांपल है हमारा, द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। जैसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं जो हमारे भारत का नहीं है? फॉरेनर बोलते हैं। जैसे
मान लीजिए कोई एक आदमी जो कि अमेरिका से इंडिया आया है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फॉरेनर बोलते हैं। तो ये जो फॉरेनर हम लोग बोल रहे हैं ना, ये अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, जिसको हम लोग आज बोलते हैं, लेकिन उस समय पे क्या बोलते थे समझिए। इन द मिडिएवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। जैसे आज कोई भी यदि बाहर देश का हमारे इंडिया में आता है, चाहे वो किसी भी जगह से आए, अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, इंग्लैंड से आए, ब्रिटेन से आए, कहीं से भी यदि कोई आदमी आता है, तो हम लोग एक ही वर्ड बोलते हैं, फॉरेनर, है कि नहीं? लेकिन आज से 1000 साल पहले फॉरेनर वर्ड सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि यदि एक दूसरे गांव से भी आ रहा है ना, उसको भी फॉरेनर ही बोला जाता था। सोचो, मतलब आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक गांव है, मतलब 2 गांव है, दूसरा गांव का आदमी मेरे गांव में आ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आज फॉरेनर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे फॉरेनर, हम लोग क्या बोलेंगे? अरे दूसरे गांव का आदमी है, मेरे गांव में आ गया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उस समय पे यदि एक दूसरे गांव का आदमी भी किसी दूसरे गांव में जाता था, उसको फॉरेनर बोला जाता था। लेकिन आज हम लोग फॉरेनर किसको बोलते हैं? जब कोई दूसरे देश से हमारे देश में आता है तब। लेकिन उस समय पे गांव से भी कोई दूसरा गांव से आप इसके गांव में आ गया ना, उसको भी फॉरेनर ही बोलते थे लोग उस समय पे। तो बताओ, समय के साथ फॉरेनर का मतलब बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदल गया। तो वही यहां पे लिखा हुआ था, इन द मिडिएवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस दैट सोसाइटी और कल्चर। तो उस समय पे फॉरेनर हम लोग उन सभी को कहते थे जो कि अपने मोहल्ले का नहीं होता था, किसी बाहर से आ गया, दूसरे गांव से आ गया, दूसरे शहर से आ गया, उसको हम लोग फॉरेनर बोलते थे। लेकिन आज हम लोग फॉरेनर बोलते हैं उसको जो दूसरे देश से आता है। तो फॉरेनर वर्ड भी समय के साथ उसका मतलब क्या हो गया? बदल गया। आज के जमाने में यदि कोई दूसरे गांव का आदमी आपके पास आएगा, तब उसको क्या बोलोगे? कि ये देखो फॉरेनर आ गया? नहीं, आप क्या बोलोगे? दूसरे गांव का आदमी है, आ गया, क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? आगे उसके बाद है इन हिंदी द टर्म फॉरेनर मीन्स परदेसी एंड इन पर्सियन अजनबी। अंग्रेज लोग तो फॉरेनर ही बोलते थे उस समय पे भी, लेकिन हम इंडियन लोग क्या बोलते थे? फॉरेनर को हिंदी में परदेसी बोलते थे, और पर्शियन भाषा में बोला जाता था इसको अजनबी। आज भी हम लोग आज भी बोलते हैं ना कि जब कोई इंडिया को छोड़ के जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? परदेश जा रहा है कि नहीं? जब वो आ जाता है तो गांव में क्या बोला जाता है? कि परदेसी आ गया। ऐसा हम लोग अपने गांव में बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अंग्रेजी में उस समय पे भी फॉरेनर बोला जाता था, लेकिन फॉरेनर का मतलब उस समय पे कुछ और था। क्या मतलब था? कि यदि कोई दूसरे गांव से भी हमारे गांव में आ गया तो उसको भी हम लोग फॉरेनर ही बोलते थे। लेकिन आज फॉरेनर का मतलब क्या होता है? जब कोई दूसरे देश से एक दूसरे देश में जाता है तब हम लोग उसको फॉरेनर बोलते हैं। लेकिन हिंदी में हम लोग फॉरेनर नहीं बोलते हैं, बल्कि हिंदी में हम लोग परदेसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी अमेरिका गए हैं, मान लीजिए, तो अमेरिका से वो इंडिया वापस आ गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि परदेसी आ गया, है ना? और अंग्रेजी में बोलेंगे कि फॉरेनर आ गया। कोई दिक्कत इसमें? उसी प्रकार से पर्शियन लैंग्वेज में आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे? कि अजनबी आ गया, है ना? तो ये एक चीज है। तो बताइए, समय के साथ भाषा का बदलना यहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं? जैसे जैसे समय बदला, उस भाषा का मतलब भी बदल गया। जैसे पहले हम लोग हिंदुस्तान बोलते थे, आज इंडिया बोलते हैं, है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? चलो, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। पिछले क्लास का यदि हम लोग थोड़ा सा बात करें, पिछले 2 क्लास का, तो हम लोगों ने मतलब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें हमने आपको पहले वाले क्लास में बोला था कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1000 साल के बारे में, है कि नहीं? वो है हमारा 700 से लेकर 1750 तक। हालांकि इसमें देखा जाए तो 1050 साल होता है, लेकिन उस 50 साल को छोड़ दिया जाए तो हम लोग मोटा मोटी बात करने वाले हैं 1000 साल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग 2 अभी तक क्लास कर चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन था,
दूसरा हम लोग का था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ये दो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। समझिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो 1000 साल का समय है, 700 से लेकर 1750 तक का जो समय था, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इस 1000 साल के बीच में किन किन प्रकार का बदलाव हुआ, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और इस टॉपिक में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि इस 1000 साल के बीच में जो भी नए नए चीज हमारे हिस्टोरियंस वगैरह को, जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, जो उन्होंने सीखा, वो हम लोगों को बता रहे हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो 700 से लेकर 1750 के बीच का समय है, इस बीच में ना हमारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो कि रिसर्च करते रहते हैं धरती के बारे में, जमीन को खोद के कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, जानवर का हड्डी, सिक्का, बर्तन, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। इनसे इन लोगों ने आइडिया लगाया कि पहले के लोग किस तरीके से रहते थे, कैसे अपना घर परिवार चलाते थे, किन किन प्रकार के जानवरों को पाला करते थे। तो उन्होंने हम लोगों को कैसे बताया, वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हिस्टोरियन का मतलब होता है वो इंसान जो हिस्ट्री लिखता है। ठीक है, अब हिस्ट्री कौन लिखेगा? जिनको हिस्ट्री पता होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हम वो इंसान है जिन्होंने जमीन को खोदा और हमको ना बहुत बड़े जानवर का हड्डी मिल गया। मान लो, सपोज करो कि हम वो इंसान है जो जमीन खोद रहा था और जमीन को खोदते खोदते एक बहुत बड़े जानवर का हड्डी मिल गया। हम उसके ऊपर रिसर्च करने लग गए। हमको पता चला कि ये जो हड्डी है ना, ये डायनासोर का है, मतलब जो आज से लाखों लाख साल पहले रहता था। तो हम क्या करेंगे, उस डायनासोर के हड्डी के बारे में रिसर्च करेंगे। जो बातें हमको पता चलेगा हम उसको लिख देंगे ताकि आने वाला जनरेशन उसको पढ़ सके। तो जो आज हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसी न किसी ने तो लिखा होगा, तभी तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो हिस्टोरियन का मतलब होता है जो हिस्ट्री लिखता है। और बताओ, हिस्ट्री कौन लिख सकता है? जिनको हिस्ट्री पता हो। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हिस्टोरियंस का मतलब हुआ जो हिस्ट्री लिखता है। और दूसरा है एंड देयर सोर्सेस, आखिर उन लोगों ने किन किन चीजों को खोजा, कैसे उन्होंने हिस्ट्री को लिखा और लिख के हम लोगों को उन्होंने दिया, ताकि मतलब आज हम लोग जो पढ़ पा रहे हैं। तो टॉपिक का सिंपल सा मतलब है हिस्टोरियन मतलब जो हिस्ट्री लिखे और उन्होंने क्या क्या चीज के बारे में लिखा। ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने वही चीज लिखा होगा जो उनको मिला होगा रिसर्च करने के वक्त। चल इसी के बारे में डिस्कस करने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के चीजों का इस्तेमाल किया है हिस्ट्री को समझने के लिए। जैसे आज हमारे पास क्या है, हमारे पास तो हिस्ट्री का बुक है, क्या क्या खोज किया गया ये हम लोग आज आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन उस बुक को भी तो किसी ने लिखा होगा ना, पूरे रिसर्च करके, बहुत ज्यादा खोजबीन करके लिखा होगा। तो हिस्टोरियन ने, मतलब कि जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया है हिस्ट्री को लिखने के लिए, जो उनको उस समय मिला जब वो खोद रहे थे, जमीन को रिसर्च कर रहे थे। जैसे जमीन को खोदा उन्होंने तो कई सारे जानवर का हड्डी मिला, उससे उन लोगों ने ये आइडिया लगाया कि जानवर कितना साल पुराने हैं। उन लोगों को सिक्का मिला, उन लोगों को सोना भी मिलेगा कई जगह पर। तो बहुत सारे ऐसे चीजें उन लोगों को मिले हैं रिसर्च के वक्त, जो उन्होंने रिसर्च किया और उनको किताब में लिख दिया, जिसके वजह से आज हम लोग पढ़ पाते हैं। तो जितने भी लोगों ने हिस्ट्री लिखा है, उन सभी ने हिस्ट्री को लिखने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजों का सहारा लिया है। जैसे किसी ने सिक्का का इस्तेमाल किया, जो उनको मिल गया रिसर्च करने के वक्त, जमीन खोदने के वक्त। किसी को सिक्का मिल गया, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, किसी को सिक्का मिलता है, किसी को जानवर का हड्डी मिलता है ना, अलग अलग पर। किसी को मिट्टी का बर्तन मिलता है जो कि हजारों साल पुराना था। इन सभी से उन्होंने आइडिया लगाया और ये बता दिया कि पहले के लोग भी अच्छी तरीके से रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे जमीन को वो लोग खोदते गए, नया नया चीज उनको मिलते गया और वो लोग हम लोगों को बताते चले गए। ठीक है, आगे। They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. बहुत सारे जगहों पर उन लोगों को, जब वो लोग रिसर्च कर रहे थे, जमीन को खोद के पता कर रहे थे कि कौन चीज कितना पुराना है, तो उनको कई जगह पर सिक्का मिला है। सिक्का, वो रुपया वाला सिक्का। कई जगह पर इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है चट्टान है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उनको जमीन के नीचे वो भी मिला है कई जगह पर। कई जगह पर उनको आर्किटेक्चर मिला है। आर्किटेक्चर का मतलब है बना हुआ घर जो कि जमीन के नीचे धस गया है, ऐसा घर भी उनको कई जगह पर मिला है।
उसी प्रकार से टेक्सुअल रिकॉर्ड्स भी मिला है, मतलब कि लिखा हुआ कॉपी किताब भी मिला है उनको जब वो लोग रिसर्च कर रहे थे। तो किसी किसी जगह पर सिक्का मिला है, कहीं पर चट्टान पे लिखा हुआ कोई शब्द मिल गया, कहीं पर बना हुआ घर मिल गया जो कि जमीन के नीचे दफन हो गया है, कई जगह पर लिखे हुए किताब मिल गए। इन सब चीजों को देखते हुए उन लोगों ने आइडिया लगाया, हिस्टोरियन लोगों ने, कि पक्का ये चीज बहुत पुराना है और इसके ऊपर रिसर्च किया जाए ताकि आने वाला जनरेशन हिस्ट्री के बारे में पढ़ सके। जैसे एक बात बताइए, हम लोग ये जानते हैं कि डायनासोर पृथ्वी पर हुआ करता था। कैसे जानते हैं हम लोग? ऐसे ही, क्या सपना में आया कि हाँ डायनासोर होता था और जान गए? नहीं, डायनासोर के बारे में हम लोग आज जानते हैं। क्यों? क्योंकि डायनासोर का हड्डी पाया गया है, उसके बारे में रिसर्च हुआ है, तब जाकर आज हम लोग पढ़ पाते हैं किताबों में कि डायनासोर इतने बड़े होते थे, उनका वजन इतना बड़ा होता था, बहुत खतरनाक जानवर थे। कैसे जान रहे हैं हम लोग? किसी ने बताया तभी तो हम जान रहे हैं ना। और बताया किसने? जो कि रिसर्च करते हैं, हाँ, आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब ये जो 1000 का समय है, 700 से लेकर 1750 तक का जो समय है, इस बीच में बहुत सारे लिखे हुए किताब मिले हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों को जो रिसर्च करते थे। बहुत सारे किताब मिले हैं और किताब में जो भाषा लिखा गया है वो इतना खतरनाक भाषा है कि उसको आज हम लोग समझ ही नहीं सकते। बस ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये कितना पुराना है, कब लिखा गया है, ये पता कर सकते हैं, लेकिन किस भाषा में लिखा गया ये हम लोग नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आज से 1000 साल पहले का भाषा कुछ और हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ना एक दो एग्जाम्पल देते हैं, शायद आप इससे समझ पाएंगे। हमारे बिहार में एक जगह है राजगीर, आप लोग बहुत फेमस है, बहुत जगह है, मतलब बहुत अच्छा फेमस जगह है राजगीर। आप जाओगे ना, वहां पे भी आपको ऐसे दीवार पर, चट्टानों पे ऐसे कुछ कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि आज आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आज भी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे किताब मिले हैं जो कि आज से हजारों साल पहले लिखा गया था, जमीन के नीचे दफन किया गया था। उसमें क्या लिखा ये तो हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं अभी तक भी, लेकिन कब लिखा गया था ये हम लोग पता कर लेते हैं रिसर्च करके। ठीक है, इसका लैब होता है, वहां पे पूरा डिटेल चलता है, इसका इंफॉर्मेशन होता है पूरा। आगे उसके बाद है they slowly displace other types of valuable information through this period. Paper gradually become cheaper and more widely available. उसके बाद पहले के समय पे लोगों ने पत्तों पे लिखना चालू किया। पहले के लोग पत्तों पे लिखते थे, जैसे जैसे समय बदला पेपर आया, फिर लोगों ने पेपर पे लिखना चालू कर दिया। तो जब उन लोगों ने रिसर्च किया, जमीन को खोदा, तो उनको पेपर भी मिला है कई जगह पर पत्ते मिले जिन पे उसमें कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, आगे पीपल यूज इट टू राइट हॉली टेक्स्ट। उस समय के लोग पेपर का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते थे? समझिए, उस समय के लोग पेपर का इस्तेमाल करते थे हॉली टेक्स्ट को लिखने के लिए। हॉली टेक्स्ट का मतलब होता है धार्मिक चीजें लिखना, जैसे भगवान के बारे में लिखना, फिर से फेस्टिवल के बारे में लिखना। इन चीजों के बारे में लिखने के लिए उस समय के लोग पेपर का इस्तेमाल करते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, राजा के महानता के बारे में लिखा जाता था कि ये राजा बहुत महान है, इन्होंने इसको मार के हमला किया, मार के उसको जीत गए। मतलब कि राजा के महानता के बारे में लिखा जाता था पेपर के ऊपर। उस समय पे लेटर लिखा जाता था, लेटर, पत्र। टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, मतलब कि उस समय पे जो साधु संत बच्चों को सिखाते थे, पढ़ाते थे, वो भी इसमें लिखा जाता था पेपर में। पिटीशन मतलब अर्जी। जैसे मान लो उस समय पे क्या होता था कि राजा से आपको मिलना है, तो राजा से क्या पैसे मिल लोगे जाके? नहीं, पहले आपको पत्र लिखना पड़ता था, उसको हम लोग कहते थे पिटीशन। वो पत्र आपके राजा के पास जाएगा, राजा मंजूरी देगा कि हाँ ये जिस आदमी ने पत्र लिखा है उसको बुलाया जाए, तब आपका मीटिंग होता था राजा के साथ। तो इसके लिए भी उस समय पे पेपर का इस्तेमाल होता था। उसके बाद जुडिशियल रिकॉर्ड्स। जुडिशियल रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि किसको क्या सजा देना है, किसको क्या सजा मिला, किसने क्या चोरी किया था, है ना, ये सब चीजें भी पेपर पे उस समय पे लिखे जाते थे। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, यहां तक के किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, ये सब भी उस समय पे पेपर पे लिखा जाता था। अब बताओ ये सब का इंफॉर्मेशन हम लोगों को कैसे पता चल रहा है आज? बताओ, जमीन को खोदा गया, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया, तब पता चला कि उस समय पे पेपर का इस्तेमाल इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज देखा जाए, हालांकि उस समय पे पेपर का इस्तेमाल सही रूप से किया जाता था, आज पेपर का इस्तेमाल देखा जाए तो रोटी को लपेटने के लिए होता है कि नहीं, एरोप्लेन को बना के उड़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि आज भी इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पेपर का आज इस्तेमाल हम लोग बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं।
और अब यकीन मानो ज्यादा नहीं 100 साल के बाद तक पेपर पूरा का पूरा गायब हो जाएगा पृथ्वी पर से, हर चीज आपका ऑनलाइन हो जाएगा। समझ रही है बात? कहने का मतलब है कि आप आज जो पेपर आपके बुक में है, जो कॉपी है, जो किताब है, आज से 100 साल के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में एक भी कॉपी, एक भी किताब नहीं दिखेगा, सब चीज ऑनलाइन हो जाएगा। आप अपना ऐप खोलोगे, उसमें पढ़ लोगे, क्योंकि हर चीज क्या हो रहा है आजकल, डिजिटल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का सब चीज खेल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। अब समझिए ध्यान से, मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है वो चीज जो हाथ से लिखा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब वो चीज जो हाथ से लिखा जाता है। तो हाथ से लिखा जाता था उस समय पे अमीर अमीर लोगों के लिए। उस समय पे लिखना बहुत ही महंगा पड़ता था, क्योंकि उस समय पे पढ़े लिखे इंसान बहुत कम होते थे, पहला बात। दूसरा बात, उस समय पे पेपर थोड़ा महंगा हुआ करता था, क्योंकि जब भी कोई नया चीज आता है मार्केट में उसका प्राइस महंगा होता है। तो पेपर नया नया आया था तो पेपर महंगा होता था, तो हर कोई इस समय पे लिखना अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन जो अमीर आदमी थे, जो राजा था, मोनेस्ट्रीज का मतलब हो गया मठ। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है मठ, जहां पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं ना, जो बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं वहां पे। उसके बाद टेम्पल्स, इन सब चीजों के बारे में लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स में, यानी कि किताबों में लिखा जाता था इन सब चीजों के बारे में। दे वेर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी किताब पुराने जमाने के रिसर्च में हम लोगों को मिले हैं, उन सभी किताब को आज लाइब्रेरी और आर्काइव्स में रखा गया है। समझा रही है बात? जैसे इसको आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि बहुत सारी किताबों को आज म्यूजियम में भी डाल दिया गया है। समझिए, इसमें ना 3 वर्ड है, पहला म्यूजियम, दूसरा लाइब्रेरी और तीसरा आर्काइव्स। तीनों का मतलब समझिए। म्यूजियम में वो चीज रखा जाता है जो कि बहुत ही पुराना है। जैसे आप पटना का म्यूजियम जाओगे ना, वहां पे आपको वो सब चीज मिलेगा जो कि बहुत पुराना है, ठीक है, पहला चीज। लाइब्रेरी में वो चीज रखा जाता है जो कि कोई भी पढ़ सकता है, और आर्काइव में वो चीज रखा जाता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से समझिए, फिर से बता रहे हैं। म्यूजियम में वो चीज रखा जाता है जो कि बहुत पुराना है और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि कोई भी आके देख सकता है। म्यूजियम में तो यही होता है ना, कोई भी जाता है उसको देख के आ जाता है। म्यूजियम में वैसे चीज रखे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, पहला बात। दूसरा बात, जो बहुत पुराने होते हैं, इस प्रकार की चीजों को म्यूजियम में रखा जाता है। लाइब्रेरी में वो चीज रखा जाता है, खास करके किताब, जो किताब हर किसी के लिए अवेलेबल है, जो हर कोई पढ़ सकता है। और आर्काइव में वो चीज रखा जाता है जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि इसका चोरी होने का खतरा रहता है। इस प्रकार का चीजें कहां रखे जाएंगे? आर्काइव में रखे जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को मिले हैं जमीन को खोदने से, रिसर्च करने से, उनमें से अधिकतर चीजों को लाइब्रेरी और आर्काइव में रखा गया है। ज्यादातर आर्काइव में रखा गया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी में रखा जाएगा तो हो सकता है कि वो चोरी भी हो जाए, कई बार किताबें लाइब्रेरी से चोरी भी हो जाते हैं, है कि नहीं। आगे उसके बाद है आर्काइव्स। क्या होता है समझ लो, सिंपल सा, यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखे हुए हैं। A place where documents and manuscripts are stored. Today, all national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions. Archive एक ऐसा जगह होता है, ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह रखे जाते हैं, और हर स्टेट में ये आर्काइव होता है जहां पे उस स्टेट का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब रखा जाता है। कोई डाउट इसमें? हर स्टेट में होता है, बिहार, झारखंड, यूपी, हर जगह पे अपना आर्काइव होता है, अपना बिल्डिंग होता है जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीजें उस स्टेट के रखे जाते हैं, जिसका चोरी होने का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है। आगे, these manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. तो जितने भी किताब पुराने जमाने के मिले हैं, उन सब किताबों में क्या लिखा है, पहले के लोग क्या सोचते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे लिख रहते थे, इन सब चीजों को समझना आज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग ये आइडिया लगा सके कि आज से 100 साल, 150 साल, 1000, 2000 साल पहले लोग कैसे रहते थे। तभी तो आइडिया लगा पाएंगे ना कि कितना ज्यादा हम लोग डेवलप किए हैं कि नहीं किए हैं, है कि नहीं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि आज हम लोगों को बहुत सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उन प्रकार के किताबों से मिलता है जो कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले लिखा गया था। बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोगों को उन सबसे, लेकिन उस प्रकार का किताब आज यूज करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है पता है? क्योंकि पहली बात, वो किताब आज से 1000 साल पहले लिखा गया है, पहला बात। दूसरा बात, उसमें जो भी लिखा गया उसके पेज इतने कमजोर हो गए हैं कि आप उसको एक बार पलटोगे वो 10 टुकड़े में टूट जाएगा।
बहुत कमजोर हो गया है। आप इसको ऐसे समझिए, आप अपना ही किताब रखिए और 10 साल के बाद आप उसको उठा के देखिए कितना कमजोर हो जाता है। तो यहां तो 1000 साल का बात हो रहा है, सोचो। और उस समय पे तो पेपर उतना डेवलप भी नहीं हुआ था। जैसे आज हमारे पास क्लासमेट जैसा इतना अच्छा से अच्छा पेज है, क्या उस समय लगता है आपको इतना अच्छा पेज रहा होगा? बिल्कुल नहीं, खराब क्वालिटी का रहा होगा। तो उतना खराब क्वालिटी पे लिखा गया चीज आज भी यदि सेफ है तो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन उसको आप आज पलट के नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इतना कमजोर हो गया है कि पलट नहीं पाएंगे, पहला बात। दूसरा बात, उसका भाषा भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास किताबें हैं पुराने जमाने की, लेकिन वो आज किसी काम के लायक नहीं है, ना पढ़ सकते हैं उसको और ना ही उसको हम लोग कभी किसी चीज में, मतलब पहली बात तो भाषा ही नहीं समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts. They introduced small changes, a word here, a sentence there. जनरली इस समय होता क्या था ना, समझिए। हमारे पास आज क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है। मतलब मान लीजिए, सपोज करिए कि आज हम आपको नोट्स भेजते हैं, आप क्या करते हैं? या तो प्रिंट करवाते हैं या तो आप लिखते हैं, है कि नहीं? आज लिखना आसान है, क्यों? क्योंकि आपके पास मार्केट में अवेलेबल है पेन। मान लीजिए आपको हमने नोट्स भेजा, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उसको नोट्स को लिखोगे लाइन बाय लाइन, या फिर आप उसको प्रिंट करवाओगे। मान लेते हैं पहले आप लिखोगे। लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉपी चाहिए, जो कि मार्केट में इजिली मिल जाता है। आपको पेन चाहिए, इजिली मिल जा रहा है, तो आराम से आप लिख भी लोगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको प्रिंट करवाना है, तो कुछ नहीं करना है, दुकान में आप जाते हैं, उसके व्हाट्सएप पे वो प्रिंट आप भेजते हैं, वो प्रिंट करके आपको दे देता है। ये आज इतना आसान हो गया है। लेकिन आज से 1000 साल पहले कॉपी करना कितना मुश्किल था, पता है आपको? मतलब एक इंसान बैठ के दूसरे चीज का कॉपी लिखता था, एकदम देख के सेम टू सेम लिखता था। और लिखने का स्पीड उस समय पे बहुत स्लो हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास पेन जैसा चीज उस समय पे नहीं होता था। स्याही होता था, रंग होता था उस समय पे, सोचो। तो उस समय पे कॉपी करना भी मुश्किल होता है। जैसे आज क्या होता है, आप मान लीजिए आप स्कूल एक दिन नहीं जाते हैं, तो आज क्या पढ़ाई हुआ? आप कॉपी किससे मांग के लिखते हो? अपने दोस्त से मांगते हैं कि यार कॉपी दे दे, हम नहीं आए थे कल, लिख के तुमको वापस कर देंगे। तो आप क्या करते हैं, उसके कॉपी को घर लेके जाते हैं, उसके कॉपी से पूरा लाइन बाय लाइन आप कॉपी कर लेते हैं जो अगले दिन पढ़ाई हुआ था। और कॉपी करने में आपको आज बहुत कम समय लगता है। लेकिन वही चीज आज से 1000 साल पहले जो कॉपी करना होता था तो बहुत मेहनत लगता था। पहला बात तो पेज बहुत मुश्किल से बनाया जाता था। दूसरा बात, पेन इतना इजिली अवेलेबल नहीं था। समझ आ रही है बात? तो बहुत मुश्किल था उस समय पे कॉपी करना। स्क्राइब्स का मतलब होता है जो लिखते हैं, जो राइटर होता है उसको हम स्क्राइब्स बोलते हैं। तो उस समय पे कॉपी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। और कई बार तो वो लोग वर्ड का भी मिस्टेक कर देते थे, एक वर्ड इधर का उधर जोड़ दिए, सेंटेंस इधर का उधर कर दिए। ऐसा डिफिकल्टी पहले होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज आप क्या करते हो, प्रिंट करवा लेते हैं। और क्या प्रिंटिंग में कभी वर्ड इधर उधर होता है क्या? नहीं, जैसा हम आपको भेजते हैं प्रिंट, वैसा सेम टू सेम निकल जाता है। तो आज चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन आज से 1000 साल पहले क्या इतना आसान था सब कुछ? बहुत मुश्किल था सब कुछ। ठीक है, लेकिन बहुत बदलाव हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है these small differences become substantially different from one another. Historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had originally written. अब देखिए हुआ क्या, जब आज से 1000 साल पहले जब कोई किताब लिखा गया होगा तो क्या लगता है आपको कि लिखने वाला एक ही लोग होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको जैसे बताते हैं, हमारे पास आज रामायण है, हमारे पास आज महाभारत है, इसको बहुत समय पहले लिखा गया है। तो क्या लगता है आपको कि रामायण और महाभारत लिखने वाले मात्र एक ही आदमी थे? लिखे थे बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जिसका सबसे अच्छा लगा उसके रामायण को आज हम लोग फॉलो करते हैं, हाँ या ना? हिस्टोरियन भी वही करते हैं। वो लोग जब रिसर्च करते हैं ना तो बहुत सारे किताबों को पढ़ते हैं, बहुत सारे किताबों में अलग अलग बातें लिखे रहते हैं। जब वो अलग अलग बातें को हम लोगों के सामने रखेगा तो क्या हम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो लोग क्या करते हैं, सभी में देखते हैं कि कॉमन क्या है, सभी में जो कॉमन रहता है फिर उसको मॉडिफाई करके हम लोगों की किताब में छाप दिया जाता है, फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो हिस्टोरियन भी यही करते थे। जब हिस्टोरियन रिसर्च करते थे उनको 17 किताब मिलता था, अलग अलग प्रकार का, बहुत सारे किताब मिलते थे, और हर किताब में अलग अलग चीज लिखा रहता था, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग था उस समय पे। लेकिन जो सभी में कॉमन होता था वो चीज हिस्टोरियन लोगों ने निकाला और किताब में लिख दिया, आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सोचो पहले कितना ज्यादा मुश्किल होता था चीजों को पढ़ना, और आज इतना आसान हो गया है। इसीलिए हमने कहा कि 1000 साल का जो बदलाव है वो बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत चीजें इसमें बदल गए हैं। ठीक है, आगे उसके बाद है
ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। यहां तक के जो ऑथर होते थे, यानी कि जो उस समय पे किताब वगैरह लिखते थे, वो अपने चीजों को बार बार रिवाइज भी करते रहते थे। मतलब उसमें वो ढूंढते रहते थे कि कहाँ क्या गलती है, क्या सुधारना है, क्या सही है, वो लोग भी करते रहते थे। आगे, द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। समझिए, 14th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा इतिहासकार है जो कि हिस्ट्री लिखा करते थे, उनका नाम था जियाउद्दीन बरानी। ये एक इंसान है जो कि हिस्ट्री लिखा करते थे। इन्होंने लिखा 1356 में, पहला किताब इन्होंने लिखा, और दूसरा किताब इन्होंने लिखा इसके जस्ट 2 साल के बाद, यानी कि 1358 में। ध्यान रखिएगा, the two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s। समझिए, ध्यान से यहाँ पे क्या बात कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जियाउद्दीन बरानी ने 2 किताब लिखा था। एक किताब इन्होंने लिखा पहला 1356 में, और दूसरा किताब लिखा इन्होंने 2 साल के बाद, यानी कि 1358 में। लेकिन हिस्टोरियन को इनके पहले किताब का पता कब चला पता है? 1960 के आसपास। सोचो, किताब ये लिखे हैं 1356 में, और हिस्टोरियन को पता चल रहा है कि इन्होंने किताब भी लिखा था, ये पता चल रहा है कि हिस्टोरियंस को 1960 के आसपास। सोचो, यानी कि लगभग 300 साल के बाद उनका किताब मिला लोगों को, और पता चला कि ये किताब आज से 1356 में लिखा गया था। इसका मतलब आप यहां पे ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि उस समय के लोग जब किताब कुछ लिखते थे तो उतना किताब का केयर भी नहीं करते थे, जहां मन तहां छोड़ देते थे, और एक बार छोड़ दिए, भुला गया तो जमीन के नीचे वो दफन हो जाता था, धूल से, मिट्टी से, बालू से, है ना, इस सब चीजों से। और वही चीज हम लोगों को मिला तब जब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जमीन को खोदा, रिसर्च किया, तब जाकर हम लोगों को वो सब चीज मिला एक एक करके। आगे बढ़ते हैं। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस, और ये आज भी बड़े बड़े लाइब्रेरीज में मिसिंग है इनके किताब जियाउद्दीन बरानी के। क्यों मिसिंग है? क्योंकि आज तक आर्कोलॉजिस्ट लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को वो किताब आज तक मिला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आज यदि आप कोई किताब लिखते हैं तो आज आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप किताब को फिजिकली रख सकते हैं अपने पास, या फिर डिजिटली रख सकते हैं। क्या बुक का गुम होने का संभावना है? मान लीजिए बुक आपका गुम हो भी गया, लेकिन डिजिटली तो है कि नहीं? तो ये चीज था हमारा पहला टॉपिक, हमारा कंप्लीट हुआ जो हम लोगों ने भी शुरुआत किया। इस टॉपिक में हम लोगों ने ये समझा कि पहले के समय में जो हमारे हिस्टोरियन लोग थे, जो किताबें लिखा करते थे, वो लोग बहुत कुछ लिखते थे, और वो लोग जब किसी भी चीज को लिखते थे तो लिखने से पहले बहुत ही रिसर्च करते थे, तब जाकर उन लोगों ने किताबों में लिखा, और आज हम लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग आज के क्लास को शुरुआत करेंगे, और आज एक और नए टॉपिक को शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं अपने चैप्टर के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि इस चैप्टर में और खास करके इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है देखा जाए। सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि इन दिस पीरियड का मतलब हमने आपको क्या बोला था, 700 से लेकर 1750 तक के बारे में आपको सोचना है। इन दिस पीरियड बिटवीन 700 and 1750 new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat। चलिए समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से। हम लोग बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1750 के बीच में। इस समय में ना हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी देखने को मिले थे। जैसे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। पहला है पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। आप लोगों ने किसी मूवी में या फिर किसी पिक्चर में आपने देखा होगा कि कुएं से क्या करते हैं, कुएं में ना एक वो पूरा चक्का वाला सिस्टम लगा देते हैं जिससे कि पानी निकलता रहता है बार बार, है ना।
मतलब उसमें होता क्या है कि कुआं होता है, कुआं के ऊपर वो गोल गोल प्रकार का व्हील लगा देते हैं, चक्का लगा देते हैं, जिससे पानी अपने आप निकलता रहता है कुआं से। इसको हम लोग कहते हैं पर्सियन व्हील, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम भी उसी समय में आया था, इसी 1000 साल के बीच में। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, कपड़ा बुनाई में जो वो स्पिनिंग मिल इस्तेमाल होता है। कपड़ा बुनाई मतलब जैसे साड़ी बनता है, फिर से धोती बनता है, फिर से चादर बनता है। इसमें जो स्पिनिंग व्हील मतलब कि चरखा टाइप जो होता है ना, उस प्रकार का, हाँ बिल्कुल, स्पिनिंग व्हील इसमें इंट्रोड्यूस हो गया था, बिल्कुल सही। आगे, एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और लड़ाई झगड़े यानी कि जब युद्ध समय पे युद्ध होता था तो युद्ध में ऐसा हथियार इस्तेमाल करना जिससे कि आग वगैरह निकल सके, इस प्रकार का भी चीज़ें उस समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो समय है हमारे पास 700 से लेकर 1750 के बीच का जो समय है, इस समय में काफ़ी अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी हमारे सामने आए थे। चाहे युद्ध में लड़ने का कोई हथियार हो, या फिर पानी निकालने के लिए वो पर्सियन व्हील हो, या फिर कपड़ा बुनाई करने के लिए चरखा हो, तो ये अलग अलग चीज़ें हमारे सामने उस समय पर आए थे। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा उस समय पे इंट्रोडक्शन हम लोगों से हुआ था। न्यू फूड्स एंड बिवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी, और बहुत सारे खाने पीने का सामान भी हमारे इंडिया में दूसरे कंट्री से लाया गया था। बहुत सारे खाने पीने का भी चीज़, जैसे पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, चिली यानी कि मिर्च हो गया, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ बाकी अलग अलग कंट्री से हमारे इंडिया में लाया गया। जैसे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज जो सब्ज़ी हम लोग इंडिया में खाते हैं ना, वो असल में वो सब्ज़ी हमारे इंडिया का है ही नहीं। जैसे आज हम लोग आलू खाते हैं, तो आलू हमारे इंडिया का सब्ज़ी नहीं है, बल्कि ये आलू किसी और कंट्री का है। जिससे ये कैसे हुआ थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, मतलब आप लोगों के क्लास में चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन समझिएगा ये हुआ कैसे। पहले क्या हुआ ना, पहले के लोग, अलग अलग कंट्री के लोग, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले के लोग ना जहाज़ से अलग अलग कंट्री से हमारे इंडिया आते थे घूमने के लिए, क्योंकि उस समय पे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्स वगैरह हुआ करता था। तो कोई भी दूसरे कंट्री का आदमी जब इंडिया आता था ना जहाज़ से, तो वो अकेला नहीं आता था, झुंड में आता था। 100, 150, 200 इस प्रकार से आते थे। और जहाज़ से जब वो लोग, और उस समय पे जहाज़ तो बहुत पुराना जहाज़ हुआ करता था, उसमें जनरेटर वगैरह कुछ नहीं होता था, तो जहाज़ से आने में उसको महीनों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि रास्ते में महीनों लगना है, तो महीना भर आप क्या खाओगे जहाज़ पे, तो वो लोग अपने जहाज़ पे खाने पीने का सामान रख लेते थे, आलू, प्याज, टमाटर, जो भी रखना होता था उनको, वो लोग रख लेते थे। लेकिन 1 महीना तक आपको लगता है कि बिना फ्रीज का, उसमें तो फ्रिज भी नहीं था, आपको लगता है कि 1 महीना बिना फ्रिज का सामान टिक पाता होगा? बिल्कुल नहीं। तो जब वो लोग लैंड करते थे इंडिया में, जहाज़ अपना लगाते थे समुद्र के किनारे, तो बहुत सारा सब्जी फल सब ना सड़ जाता था। तो वो लोग क्या करते थे, सड़े हुए सब्जी को ऐसे ज़मीन पे कहीं पे भी फेंक देते थे। फेंकने से क्या हुआ, उसका जो बीज था वो ज़मीन में अच्छी तरीके से पनप गया, मतलब कि उसको हवा, मिट्टी, पानी सब मिला, वहीं पे प्लांट उग गया। और जब प्लांट होगा ना, तो हम इंडियंस, हम भारत के लोगों ने देखा कि यार ये तो खाने का चीज़, मतलब हम लोगों ने टेस्ट किया तो अच्छा लगा, खाने का चीज़ है ये तो। फिर हम लोगों ने उसको वहाँ से उखाड़ के अलग अलग जगहों पे लगाना स्टार्ट किया। इस तरीके से इंडिया में आज हर जगह आपको मिर्ची दिख जाता है, आज पूरा फैल गया है, मिर्ची दिख जाता है, फिर से और क्या है, आलू दिख जाता है, चाय, मतलब टी, कॉफ़ी, ये सब दिख जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 700 से लेकर 1750 का जो समय है, इसमें अलग अलग प्रकार का टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रकार का भोजन, खाने पीने, ये सब का चीज़ें हम लोगों को देखने को मिला इंडिया में। ठीक है, आगे, ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विथ पीपल हु ब्राउड अदर आइडियाज विद देम एज वेल। इसके साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग भी हमारे इंडिया में उस समय पे आते थे घूमने फिरने के लिए। अब जरा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो कि इंग्लैंड से आ रहा है हमारे इंडिया में घूमने फिरने के लिए, ठीक है, जब वो वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो बताइए क्या अपने साथ केवल खाने पीने का चीज़ ला रहा है, टेक्नोलॉजी ही ला रहा है बस? नहीं, अपने साथ वो अच्छा अच्छा आइडिया भी तो लेके आ रहा है ना। उससे क्या होगा, यदि वो चीज़ इंडिया में उसको मिल गया तो वो यहीं पे बना देगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे इंडिया में इंग्लैंड के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने खूब राज किया, अंग्रेजों ने, उनके पास रेलगाड़ी बनाने का आइडिया था, तभी तो उन्होंने भारत में रेलगाड़ी बनाया।
तो कहने का मतलब है कि जब एक इंसान दूसरे जगह पे जाता है ना, तो अपने साथ बहुत सारा चीज़ लेके जाता है। वो नया नया टेक्नोलॉजी लेके जाता है, नया नया आइडिया लेके जाता है, नया नया खाने पीने का चीज़ लेके जाता है। और ये सब चीज़ जो है घूमने फिरने का उस समय पे बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर देश से इंडिया में आया है, और बहुत सारा ऐसा भी है जो कि इंडिया से भी बाहर गया है। ठीक है, ऐसा उस समय पे होता रहता था। उसके बाद है कि एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज। और उस समय पर बहुत ज़्यादा हम लोगों का देश बदला, राजनीति के मामले में बदला, सोसाइटी के मामले में बदला, हम लोगों का कल्चर भी बदल गया। इंडिया में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग आए, अलग अलग कंट्री के, तो यहाँ पे धर्म भी अलग अलग देखने को मिल गया हम लोगों को। तो इस समय पे 1000 का जो समय है उसमें बहुत सारे नए नए बदलाव इंडिया में देखने को मिला था उस समय पे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ तक कि भारी मात्रा में उस समय पे लोग भी इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे, ताकि उनको काम करने के लिए कहीं पे अच्छा सा जगह मिल जाए, ताकि वो 2 पैसा कमा सके और अपना घर परिवार चला सके। तो उस समय पे लोगों का मूवमेंट भी बहुत सारा होता था। मूवमेंट मतलब इंडिया से अमेरिका चले जाना, अमेरिका से इंडिया आ जाना, इंडिया से जापान चले जाना, जापान से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड, इस तरीके से लोग उस समय पे मूव करते रहते थे, ताकि लोगों को अच्छा से अच्छा जगह मिले, रोजगार मिले, ताकि अपना काम करते रहे वो लोग। ठीक है, आगे उसके बाद है वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द राजपूत्स, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, द सन ऑफ अ रूलर। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ग्रुप के लोगों ने इधर उधर घूमना स्टार्ट किया उस समय पे अपने अच्छे बेहतर जीवन के लिए। उसमें से एक ग्रुप था जो कि था राजपूत। ठीक है, और राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। समझ में आ रही है बात? हालांकि आज देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो राजपूत है ना, वो एक कास्ट बन गया है। आप लोग यदि ध्यान से समझेंगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे कास्ट हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, और भी बहुत सारे कास्ट हैं। तो राजपूत उस समय पे ऐसा ग्रुप था जो कि इधर से उधर घूमता रहता था बहुत ज़्यादा, अपने अच्छे बेहतर ज़िंदगी को जीने के लिए, अच्छा रोजगार देखने के लिए। राजपूत ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए एक ऐसा ग्रुप जो कि उस समय पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था इधर से उधर अपने अच्छे बेहतर जीवन के लिए, तो वो कौन ग्रुप था? राजपूत थे। ठीक है, और राजपूत का मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर, मतलब कि राजा का बेटा को हम लोग कहते हैं राजपूत। ठीक है, आगे द टर्म वॉज अप्लाइड मोर generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। और बेसिकली उस समय पे ना जो राजपूत थे उनको ऐसा माना जाता था कि ये राजपूत लड़ने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। मतलब उस समय पे जो ग्रुप सबसे ज़्यादा मूव करता था इधर से उधर, उस ग्रुप का नाम क्या था? राजपूत। और राजपूत को उस समय पे ऐसा कहा जाता था कि ये ऐसा ग्रुप है जो किसी से डरते नहीं है और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब यदि अपने देश पे खतरा आएगा किसी प्रकार का तो ये लड़ने के लिए हमेशा आगे रहेंगे, ऐसा उस समय पे कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे ना राजपूत का मतलब केवल वही नहीं होता था जो राजा का बेटा है, नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आप एक बात जरा खुद सोचो, यदि राजा का बेटा होगा तो उसको इधर उधर मूव करने का क्या जरूरत है? उसको बेहतर रोजगार ढूंढने का क्या जरूरत है? तो राजपूत का मतलब यहाँ पे राजा का पुत्र होता तो है, लेकिन एक्चुअली में इसमें राजा के पुत्र घूमते नहीं थे। इसमें वो सभी लोग शामिल थे जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो लड़ने के लिए तैयार यहाँ पे जो सिपाही होता था, जो आम आदमी भी यदि लड़ने के लिए तैयार रहता है हमेशा, तो उसको भी राजपूत ही बोला जाता था उस समय पे। तो 2 बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला बात कि राजपूत एक ऐसा ग्रुप था जो कि इधर उधर मूव बहुत करता था, और राजपूत का मतलब होता है हिंदी में राजा का पुत्र। लेकिन यहाँ पे असल मायने में देखा जाए तो राजा का पुत्र ज़्यादा घूमता ही नहीं था इधर उधर। तो राजपूत उस समय पे वैसे लोगों को कहा जाता था जो सबसे ज़्यादा लड़ने के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। इस प्रकार के लोगों को राजपूत कहा जाता था। हाँ, उस समय पे भी उनको राजपूत कहा जाता था। तो उस समय पे राजपूत कैसे लोग थे? ऐसे लोग जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे, किसी प्रकार का कोई संकट आएगा तो लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। उस प्रकार के लोगों को राजपूत कहते थे। हालांकि राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र, लेकिन इसमें एक्चुअली में राजा का पुत्र जल्दी
होता नहीं था, क्योंकि वो खुद क्यों इधर उधर घूमेगा, उसके पास पैसा की कोई कमी होगा बताओ। तो राजपूत का मतलब यहाँ पे क्या होता था पहले, जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, सिपाही हो गया, फिर आम आदमी भी यदि कोई है तो वो भी हमारा राजपूत ही कराता था उस समय पे, बस उसके अंदर लड़ने का क्षमता होना चाहिए, ये उस समय पे था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है a chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and birds। उस समय पे ऐसा कहा जाता था कि जो राजपूत हैं वो ब्रेव होते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और किसी प्रकार का समस्या आएगा वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो राजपूत के लिए उस समय पे ऐसा ऐसा चीज़ें कहे जाते थे। क्यों कहे जाते थे? क्योंकि वो लोग हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला ग्रुप, जो इधर उधर मूव बहुत ज़्यादा करते थे, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उसको हम लोगों ने बोल दिया राजपूत। दूसरा है हमारा अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर दी मराठास, शेख्स, जाट्स, अहोम्स एंड क्यास्थास। क्यास्थास का मतलब होता है कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। अब समझते हैं पूरा। पहला ऐसा ग्रुप जो उस समय पे मूव बहुत ज़्यादा करता था इधर से उधर, वो था हमारा राजपूत। दूसरा था मराठा, तीसरा है सिख, चौथा है जाट्स, उसके बाद है अहोम्स, उसके बाद है क्यास्थास। ये सब ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो उस समय पे बहुत ज़्यादा इधर से उधर ट्रैवल करते थे, और उस समय पे ये लोग सबसे ज़्यादा ब्रेव हुआ करते थे। किसी प्रकार का कोई समस्या आए तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, हम राजपूत के एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे सामने हैं। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं मराठाज का। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम जानते होंगे आप लोग, वो एक मराठा थे। उसके बाद आप सिख में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम जानते होंगे आप, समझ मारिए बात। उसी प्रकार से जाट्स में भी होंगे कोई, हमको याद नहीं आ रहा है। उसके लिए अहोम्स में होंगे, उसके बाद क्यास्थास में होंगे। तो ये सारे ऐसे लोग थे, ऐसे ग्रुप थे जिनका बहादुरी का मिसाल दिया जाता था उस समय पर, और उस समय पे ये लोग बहुत ज़्यादा उभर के सामने आए थे। ठीक है, आगे। और ये जो क्यास्थास होते हैं ना, ये एक्चुअली में वैसे लोग होते हैं जो सेक्रेटरी का काम करते हैं। मतलब सेक्रेटरी का मतलब हो गया कि किसी के अंडर में काम करते हैं, ये भी इनका बड़ा पद होता है। ठीक है, आगे। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस 1000 साल के बीच में एक चीज़ और हम लोगों को देखने को मिलता है, वो ये कि इस 1000 के बीच में ना पेड़ पौधे बहुत सारे काटे गए हैं। पेड़ पौधे लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा काटा है, और इसमें से भी यदि कोई सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों को काटा है तो वो कौन काटा है? अंग्रेज़ों ने काटा है, बहुत सारा। अंग्रेज़ों का जब इंडिया में रूल स्टार्ट हुआ, मतलब कि अंग्रेज़ों ने जब अपने हमारे इंडिया को कब्जे में लिया, तो इंडिया के जंगलों को उन्होंने ऐसे काटा ना जैसे हम लोग खेतों में घास नहीं काटते हैं, उस तरीके से काटा। क्यों काटा था पता है? रेलवे बिछाने के लिए। और रेलवे से किसको फ़ायदा होता? अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता। कोई सामान इधर से उधर ले जाना हो तो कौन लेके जाएगा? अंग्रेज लेके जाएगा, उसको फ़ायदा होता था। कोयला, सोना, चांदी, हीरा मोती कुछ भी हो, अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को, जंगलों को एकदम पूरा काट के तबाह कर दिया था। तो ये जो 700 से लेकर 1750 का समय है, इस बीच में जंगलों को बहुत ज़्यादा काटा गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, खास करके। चेंजेस इन देयर हैबिटेट, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेयर फोर्स्ड टू माइग्रेट। और जितने भी लोग उस समय पे जंगल में रहा करते थे, खास करके आदिवासी लोग, जिसको हम लोग ट्राइबल पीपल कहते हैं, उन लोगों को जंगल से बाहर निकाल दिया गया। बोला गया साफ साफ कि आप लोग जंगल से बाहर निकालिए, जंगल को हमको काटना है। तो जरा आप इमेजिन करो कि अच्छा, जनरली आदिवासी लोग रहते कहाँ हैं? जंगलों में रहते हैं, वो उनका घर होता है। यदि आप उनको उनके ही घर से बाहर निकाल दोगे तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। आप ऐसे समझिए ना, यदि आपको ज़बरदस्ती कोई आपको आपके ही घर से बाहर निकाल दे तो कितना बुरा लगेगा आपको। उसी तरीके से आदिवासी लोगों को जब जंगलों से बाहर निकाला गया तो उनका समस्या बहुत बढ़ गया, क्योंकि उनका घर परिवार जीवन यापन सब जंगलों से ही चलता है। पहली बात, रहते जंगल में है, जंगलों के फल को, सब्जी को, फूल को इकट्ठा करते हैं, मार्केट में जाके बेचते हैं, तब इनको प्रॉफिट होता है, तब जाकर इनका घर परिवार चलता है। ठीक है, आगे। उसके बाद है मैनी स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। बहुत सारे आदिवासी तो ऐसे थे जो मजबूरी में आके खेती करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई आपको पेट पालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। पहले क्या होता था कि आदिवासी लोगों को खेती नहीं करना पड़ता था,
जंगलों में इतने सारे पेड़ होते थे कि फल फूल उनको ऐसे ही मिल जाता था। उनको पेड़ भी नहीं लगाना पड़ता था, कभी खेती बाड़ी भी नहीं करना पड़ता था, उनको बना बनाया सब कुछ मिल जाता था। इमली मिल गया, फिर से बहुत सारे मतलब सेब मिल गए, संतरे मिल गए, जंगलों में अलग अलग प्रकार की चीज़ उन लोगों को मिल जाता था। लेकिन जब उन लोगों को जंगलों से हटाया गया तब जाकर उन लोगों को मजबूरी में आके खेती बाड़ी करना पड़ा, क्योंकि उनको दिखा कि यार जंगलों से हटा दिया है, हमारा अब जंगलों पे कब्जा है नहीं, हम जंगलों में रह नहीं पाएंगे, तो घर परिवार तो चलाना है। तो मजबूरी में उन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग किसान बन गए। आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट का मतलब यहाँ पे हमने लिखा है जो ऊपर में डिस्कस हुआ कि इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो इंसान जहाँ पे रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपका घर क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, उसके बाद है priests, monasteries and temples. They became part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. अब समझिए यहाँ पे हुआ क्या। जितने भी ये जो आदिवासी लोग थे जो कि अब किसान बन गए थे, जो खेती बाड़ी कर रहे थे, इनका समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। इन लोगों ने जब खेती बाड़ी स्टार्ट करना चालू किया ना, तो जो उस इलाका के बहुत बड़े इंसान हुआ करते थे, उन लोगों ने इन सभी को डरा धमका के पैसा भी वसूलना स्टार्ट कर दिया। बोला कि तुम लोग हमारे ज़मीन पे रहोगे तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या यदि किसी को हुआ है तो आदिवासी लोगों को हुआ है, जो जंगलों में रहते थे। समझ रही है बात। तो सबसे पहला पॉइंट कि आदिवासी लोग जंगलों में आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जब से उनको जंगलों से बाहर निकाला गया, उनका समस्या बढ़ गया। पहला समस्या क्या हुआ कि उन लोगों ने कभी खेती किया नहीं था, पहले उनको खेती करना पड़ा अपने घर परिवार को चलाने के लिए। दूसरा चीज़, अब खेती करने के लिए आपको ज़मीन चाहिए होगा ना, तो ज़मीन आप जिससे मांगोगे, उन्होंने बोला कि ज़मीन तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन ज़मीन के बदले में बहुत सारा टैक्स लेंगे। तो मजबूरन उनको टैक्स भी देना पड़ा। तो आदिवासी लोगों का समस्या धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इनका संख्या भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनके ऊपर कभी मंदिर को लेकर टैक्स मांगा जाता था, कभी मोनास्ट्रीज का मतलब होता है मठ, जहाँ पे साधु संत रहते हैं, उनको लेकर मांगा जाता था कि मठ बनाना है, ये करना है, वो करना है। कई बार पुजारी लोग भी इनसे टैक्स वगैरह वसूल लेते थे। तो बहुत सारे समस्याओं का इनका सामना करना पड़ता था। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमॉन्ग्स्ट पीजेंट्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय पे कुछ ऐसे किसान थे जो कि गरीब होते चले गए और कुछ ऐसे किसान थे जो धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए। इससे क्या हुआ, सोसाइटी में दो अलग अलग सिस्टम बन गया, एक अमीर लोगों का और एक गरीब लोगों का। पहले ना अमीर और गरीब नहीं हुआ करता था, पहले सब बराबर होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उस हिसाब से लोग अमीर और गरीब बनते चले गए। जो गरीब थे उनको लोगों ने डराना सताना स्टार्ट कर दिया, और जो अमीर थे उनको कोई कुछ नहीं करता था। यही चीज़ आज भी होता है कि नहीं। आगे उसके बाद है, एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आदिवासी लोगों को हटाया गया जंगलों से, खेती बाड़ी करवाया गया। जहाँ पर उन्होंने खेती किया वहाँ पर उनसे टैक्स लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे किसान थे जो बहुत अमीर बन गए, कुछ ऐसे किसान थे जो बहुत छोटे हो गए। यहाँ पे हमारे समाज में दो चीज़ उत्पन्न हुआ। पहला चीज़, अमीर और गरीब दिखने लगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। दूसरा चीज़, यहाँ पे अब धीरे धीरे कास्ट भी बनना चालू हो गया। और कास्ट किस बेसिस पे बनता था पता है, आप क्या काम करते हैं उस हिसाब से आपका कास्ट डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि आप खेती करते हैं, मतलब कि आप छोटे लोग हैं, तो आपको छोटा कास्ट का दर्जा दिया जाएगा। आप बड़े अमीर हैं, आप बड़े काम करते हैं, पैसा का लेन देन करते हैं, ज़मीन का लेन देन करते हैं, तो आपको बड़ा कास्ट दिया जाएगा। तो वहीं से कास्ट का सिस्टम उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि कास्ट का सिस्टम आज हमारे पास आया है, नहीं। ये कास्ट का सिस्टम जो है वो हज़ारों साल पहले से ही चलता आ रहा है। समझ आ रही है बात। तो कास्ट का सिस्टम आया कैसे, जब से ये अमीर और गरीब का सिस्टम हुआ है ना, छोटे किसान छोटे रह गए और बड़े किसान
बड़े बनते चले गए, वहीं से सोसाइटी में डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया, वहीं से गरीब और अमीर का समस्या पैदा हुआ, और वहीं से फिर धीरे धीरे कास्ट भी डिसाइड होने लगा। और कास्ट किस बेसिस पर डिसाइड होता था कि आप क्या करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, 2-4 एग्जाम्पल आप समझ पाओगे। जो लड़ाई करने में विश्वास रखते थे, मतलब जो ब्रेव होते थे, जो बहादुर होते थे, वो बोलते थे कि हम कभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको बोल दिया गया राजपूत। समझ में आ रही है बात? उसके बाद जो पूजा पाठ करवाते थे उनको ब्राह्मण बोल दिया गया, कास्ट हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद जो खरीद बिक्री करते थे, सामानों को खरीदना बेचना, उसको बनिया बोल दिया गया। समझ आ रही है बात? उसी प्रकार से जो साफ सफाई का काम करते थे उनको दलित बोल दिया गया, लोअर कास्ट। इस तरीके से डिसाइड किया जाता था कि आपका कास्ट क्या होगा। मतलब मतलब देखता था कि आदमी क्या काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लड़ने का काम कर रहा है, जिसको राजपूत बना दो। ये छोटा काम कर रहा है साफ सफाई का, इसको दलित बना दो। ये पूजा पाठ करवाता है, इसको ब्राह्मण बना दो। इस तरीके से वहाँ पे सिस्टम चलना चालू हुआ और उस समय से आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, वहीं से कास्ट का सिस्टम हमारे सामने आया है। आगे, ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by members of the जाति। अच्छा, अब एक बात बताइए, उस समय पे ना एक चीज़ और बड़ा विचित्र था, बड़ा अजीब था, वो ये कि किसी का भी कास्ट उस समय पे फिक्स नहीं होता था। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि अभी आप साफ सफाई करते हैं, आपको कास्ट मिल गया है किस चीज़ का, दलित का। लेकिन अब आप साफ सफाई छोड़ के खरीद बिक्री करने लग गए हैं, ट्रेडिंग का काम करने लगे हैं, सामान को खरीदते हैं मार्केट में, बेचते हैं, इस तरीके का, तो आपको दे दिया जाता था दर्जा बनिया का। फिर मान लीजिए कि आपको वो भी अच्छा नहीं लगा, आप पूजा पाठ करवाने लग गए, तो आप बन गए ब्राह्मण। उस समय पे ऐसा होता था। मतलब कि यदि आप अच्छा काम करते जाएंगे, जैसा काम करेंगे आप, वैसा आपको कास्ट का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन आज क्या होता है, आज आपका जो कास्ट है आपका वही कास्ट रहेगा, भले आप काम कुछ भी कर लो। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आज के ज़माने में देखा जाए तो मेन पंडित जी का काम क्या होता है, मेन पूजा पाठ करवाना। लेकिन आज आप देखोगे तो पंडित जी के जो बेटे बेटियां होते हैं वो पूजा पाठ करवाने के अलावा भी बहुत काम करते हैं, बहुत सारे जॉब करते हैं। तो क्या उनका कास्ट आप चेंज कर दोगे? बिल्कुल नहीं। आज क्या है ना कि आपका जो कास्ट है वो सेम रहेगा, भले आप काम कुछ भी कर लो। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे जैसे आप अपना काम चेंज करोगे वैसे वैसे आपका कास्ट भी चेंज होता था। ठीक है, ये पहले होता था। आगे बढ़ते हैं। तो जो रैंक है, रैंक का मतलब जो कास्ट है आपका, वो बदलते रहता था समय समय पर। डिपेंड करता था कि आप क्या काम करते हैं, आपके पास क्या पावर है, कितना पैसा है, इस हिसाब से आपका कास्ट भी बदलता रहता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। ये चीज़ ना आज भी होता है, आप इससे रिलेट कर पाओगे। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या जैसे एक कास्ट का हर आदमी क्या अमीर ही होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे, चलो आप बहुत सारे चीज़ों को छोड़ो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक ब्राह्मण का। ठीक है, जिनका मेन काम क्या होता था उस समय पे? पूजा पाठ करवाना होता था। मेन ब्राह्मण का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस समय पे ब्राह्मण लोगों को दान दक्षिणा में जमीन मिलता था भर भर के, 10 बीघा 20 बीघा। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है, एक जमींदार के यहाँ पूजा करवाया मान लो, तो उस समय पे ना जमींदार खुश होके उस पंडित जी को मतलब दक्षिणा में 10 बीघा जमीन दे देते थे, 20 बीघा जमीन दे देते थे। तो ब्राह्मण लोगों का उस समय पे जमीन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन क्या आज भी हर ब्राह्मण के पास उतना जमीन है? नहीं है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि एक कास्ट का जरूरी नहीं है कि सारे लोग अमीर होंगे, कुछ अमीर भी हो सकते हैं और कुछ गरीब भी हो सकते हैं आज। लेकिन पहले के ज़माने में लगभग सब बराबर ही होता था। पहले के ज़माने में यदि ब्राह्मण है तो लगभग सब ब्राह्मण अमीर होंगे इस समय पर। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जनसंख्या बढ़ रहा है, ज़मीन हमारे पास कम है, तो आज सभी के पास 100-100 बीघा ज़मीन कैसे हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता ना। आगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक कास्ट का आदमी हर कोई अमीर ही हो, कोई गरीब भी होता है तो कोई अमीर भी होता है, तो कोई मिडिल क्लास भी होता है। ठीक है, आगे उसके बाद है जातिज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। और हर जाति का अपना अलग नियम होता था, अलग परंपरा होता था। जैसे आज भी आप देखोगे ना, जैसे हर कास्ट में शादी ब्याह जब होता है तो हर कास्ट में शादी ब्याह का परंपरा अलग है। आप कभी गौर करना है इस चीज़ को, मतलब करना अल्टीमेटली शादी ही है। जैसे मान लीजिए कि शादी हो रहा है अलग अलग कास्ट में, मेन मोटिव क्या है? शादी करना।
लेकिन हर कास्ट में ना शादी करने का जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वो क्या है, अलग अलग है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हर कास्ट का जो रीति रिवाज होता है, जो परंपरा होता है, वो उस समय पे भी अलग था और आज भी अलग है। ठीक है, आगे। These regulations were made by an assembly of elders described in some areas in the जाति पंचायत। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता था कि किस प्रकार का परंपरा होगा, किस प्रकार के बातों को माना जाएगा, किस प्रकार के बातों को नहीं माना जाएगा, ये कौन नियम बनाता था? ये नियम बनाने का काम होता था उस कास्ट के बड़े बड़े लोगों का। मतलब एक कास्ट है, कोई भी कास्ट XYZ, कोई भी कास्ट आप मान लीजिए, उस कास्ट के जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे ना, वो जो नियम बना देंगे, वो जो कास्ट बनाए, मतलब वो जो रूल बनाएंगे, वही रूल उस कास्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। ऐसा उस समय पे होता था। ठीक है, और जो एक बार रूल उन्होंने बना दिया, फिर जाके कास्ट में, मतलब पूरे समाज के सामने एक पंचायत बैठता था, लोगों को बुलाया जाता था और बताया जाता था कि आज से ये परंपरा है हमारे यहाँ पे शादी होने का, ये परंपरा है बर्थडे मनाने का, ये परंपरा है श्राद्ध करने का। तो लोगों को बताया जाता था कि परंपरा कैसे अपनाना है। तो हर कास्ट का अपना परंपरा अलग होता था और परंपरा बनाने का काम किसका होता था? उस कास्ट के बड़े बुजुर्ग लोगों का, है ना, क्योंकि वो लोग अनुभवी होते हैं, वो लोग इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और करते भी हैं। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूलर्स ऑफ देयर विलेजेज। एक चीज़ और था कि हर कास्ट को अपने राजा का बात मानना होता था। मतलब मान लीजिए गांव का कोई एक आदमी जो कि थोड़ा सा राजा टाइप है, थोड़ा सा ज़मीन भी है, पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति सब कुछ है उसके पास, तो उसके बातों को हर कोई लोग मानते थे। ऐसा भी उस समय पर होता था। कोई डाउट इसमें? तो ये हमारा हुआ पहला टॉपिक आज का कंप्लीट। अगला टॉपिक है हमारा, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे, वो है रीजन एंड एम्पायर। इसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसमें भी बहुत नए नए बातों को डिस्कस किया गया है, तो समझिएगा ध्यान से। लार्ज स्टेट्स लाइक दी चोलाज, तुगलक्स और मुगल्स इनकम्पोज्ड मैनी रीजन्स। समझिए, ये जो चोलास थे, ये जो तुगलक थे, जो मुगल्स थे, ये अलग अलग ग्रुप के लोगों का नाम है, ध्यान रखिएगा। चोलास का मतलब हुआ इसमें बहुत सारे लोग आते थे, तुगलक का मतलब हुआ इसमें भी बहुत सारे लोग थे, और मुगल्स का मतलब हुआ ये इसमें भी बहुत सारे लोग थे। मतलब ये अलग अलग ग्रुप के लोगों का नाम है। इन सभी के अंडर में बहुत सारे एरिया आता था, मतलब इन सभी का कब्जा जो है बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हुआ करता था उस समय पर। अ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चोलाज, तुगलक्स और मुगल्स, ये सब ग्रुप है लोगों के नाम का, मतलब कि ग्रुप में लोग हैं और उनका पूरा नाम है, ये ग्रुप का नाम है, सिंपल सा। एक संस्कृत प्रशस्ति है, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें संस्कृत में लिखा गया है। उसमें इस चीज़ को लेकर जिक्र हुआ है कि दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता था, मतलब कि दिल्ली का एक राजा था, उसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। ध्यान रखिएगा, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट पाया गया है, उसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसमें ना लिखा यह गया है कि दिल्ली का एक राजा था जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। उन्होंने बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, कहने का मतलब बंगाल किधर पड़ता है? ईस्ट में, और अफगानिस्तान पड़ता है वेस्ट में, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट और पूरा साउथ इंडिया इनके कब्जे में था। इतने बड़े ये राजा हुआ करते थे उस समय के, बहुत समय पहले का बात है। पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान तो उससे भी आ गया ना, पाकिस्तान से भी आ गया अफगानिस्तान। तो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और नीचे का पूरा साउथ इंडिया इनके अंडर में हुआ करता था। इतने पावरफुल राजा थे उसके आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा गियासुद्दीन बलबन के बारे में। तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे ना, वो सब छोटे मोटे एरिया पे कंट्रोल नहीं करते थे। उनका मानना होता था कि जितना बड़ा एरिया हमारे कब्जे में होगा उतना ज़्यादा पैसा वसूलेंगे, टैक्स वसूलेंगे, पावर करने का मज़ा आएगा, है ना, रूल करने का मज़ा आएगा। ये सब उनका ख्वाब हुआ करता था उस समय पे। अगला है पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स लाइक गौड़ा, जो कि बंगाल में पड़ता था, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। सोचो,
मतलब बहुत सारे जगहों पर जो लोग रहा करते थे वो तो इनके आर्मी को ही देख के भाग जाते थे। इतना खतरनाक इनका आर्मी होता था कि लोग इनसे लड़ना तो दूर, इनके सामने तक जाना नहीं चाहते थे। इतना खतरनाक इन लोगों का आर्मी हुआ करता था। खास करके गियासुद्दीन बलबन का इतना खतरनाक राजा था कि इनसे अच्छे अच्छे लोग कांपते थे। समझ रही है बात? आगे, देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज सिटीज, और कभी कभार इन सिटीज के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जैसे किस चीज़ को लेकर होता था? इस राजा ने हमला कर दिया उस राजा के राज्य पे ताकि उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए, उन्होंने हमला कर दिया इसके राज्य पे ताकि इसको हमला अपने कब्जे में ले लिया जाए। ये जो हमला करने का सिलसिला था ना, ये हमेशा चलता रहता था उस समय पर। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हमला करना, उसको हरा के जीत जाना, उसके सारे धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेना, उसके तिजोरी पूरा खजाना को अपने अंदर ले लेना, ये सब चीज़ उस समय पे चलता रहता था। और ये हर राजा करता था उस समय पे कि इस पे अटैक करेंगे, इसका सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे, ऐसा चलता रहता था। उसके बाद डायनेस्टीज लाइक द चोलाज, उसके बाद खलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वेर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। जैसे चोलाज हो गए, ये ग्रुप का नाम है, चोलाज, खलजीज, तुगलक, मुगल्स, इन सभी ने सिटीज पे तो कब्जा किया ही था, मतलब कि इन सबका शहरों पे तो कब्जा था ही, यहाँ तक इन्होंने गांव तक को नहीं छोड़ा था। पैन रीजन का मतलब है कि लगभग ओवरऑल हर जगह पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। जो कहने का सिंपल सा मतलब है कि उस समय पे अलग अलग ग्रुप ने जो राज किया है ना, दबा के राज किया है, भयंकर तरीके से राज किया उस समय पे। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वेयर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, लेकिन हर इसमें से ग्रुप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। कई बार मान लीजिए हमला करने के लिए गए, आप ही को पकड़ के कूट दिया, ऐसा भी होता था उस समय पे, समझे? तो जिस मकसद से लोग जाते थे हमेशा वो पूरा नहीं होता था, कई बार लोग अनसक्सेसफुल भी रहते थे, है ना? तो और लेकिन हाँ, इन लोगों के पास एक चीज़ बड़ा अच्छा चीज़ था कि ये लोग हमेशा हमला करते रहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपने कब्जे में आ जाए। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि हमला करने के चक्कर में कई बार ये लोग खुद कुटा जाते थे, समझे? ये भी बात सही है। देखो, ऑब्वियस ये बात है कि आप बार बार दूसरे पे हमला करोगे, बार बार जीत जाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कभी ऐसा समय आएगा जब आपको भी कुटाई पड़ेगा, है कि नहीं? तो वैसा भी होता था। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states। अब समझिए, मुगल एम्पायर का मतलब हुआ जब मुसलमान राजाओं का शासन जब खत्म हुआ 18th सेंचुरी में, मतलब कि 1799 1780 के आसपास जब मुगल राजाओं का शासन खत्म हुआ, तब जाकर छोटे छोटे राजाओं ने राज करना स्टार्ट किया, तब उनका मौका मिला राज करने का। पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले इसलिए नहीं मिला क्योंकि मुगल इतने पावरफुल थे कि वो छोटे मोटे राजा को तो भाव ही नहीं देते थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मुगल जो थे ना, बहुत बड़े राजा हुआ करते थे उसमें। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां, है ना? उसके बाद शाहजहां और भी है, बहुत सारे नाम है। ये सब बहुत पावरफुल राजा हुआ करते थे। जब इन लोगों का समय खत्म हुआ तब जाकर छोटे छोटे राजाओं को रूल करने का मौका मिला। पहले क्यों नहीं कर पाए ये लोग? क्योंकि इन लोग इतने छोटे थे कि यदि बाबर और अकबर ने एक बार हमला कर देते साफ हो जाएंगे ये लोग, तो इनको बहुत बाद में राज करने का मौका मिला। कहने का मतलब है कि बड़े से बड़े राजा और छोटे से छोटे राजा हर किसी ने लगभग राज किया है हमारे इंडिया पे, बहुत खतरनाक तरीके से राज किया है। आगे, बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। उसके बाद जब मुगल का शासन खत्म होता है हमारे इंडिया में, तो मुगल का शासन खत्म होने के बाद हमारे इंडिया में एंट्री होता है अंग्रेजों का। इससे पहले कौन लूट रहे थे? मुगल रूल कर रहे थे पूरा भयंकर तरीके से। वो जब खत्म हुआ तो फिर किसने लूटा? अंग्रेजों ने लूटा। सोचो, इंडिया के पास इतना खजाना था कि लोग लूटते चले गए, लेकिन इंडिया का खजाना खत्म नहीं हुआ। इंडिया का खजाना तब खत्म हुआ जब अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक राज किया हमारे इंडिया में। उसके बाद जाके हमारे इंडिया का खजाना खत्म हुआ। खजाना मतलब सोना चांदी हमारे पास बहुत सारा था, कोई कमी नहीं था, यहाँ पे रिसोर्स का कोई कमी नहीं था। मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वेयर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट रूल्ड ओवर देम। द रीजन्स वेयर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग, हाँ ठीक है, समझ गए? समझिए, जब मुगल अपना समय खत्म किए, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्डिंग,
अच्छे अच्छे जगहों को भी बना के वो लोग गए। उसके बाद अंग्रेज जब यहाँ से हमारे इंडिया से गए 1947 में हम लोग को आज़ादी मिला, उसके बाद मतलब उससे पहले जब अंग्रेज यहाँ पे गए तो उन लोगों ने भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग हम लोगों को बना के, बिल्डिंग हो गए, अच्छे अच्छे चीज़ें हो गए बना के दिए थे। लेकिन इन अच्छे चीज़ों को बनाने के देने के बदले में बहुत सारे चीज़ तो वो लोग लूट के चले गए ना। मतलब जितना वो लोग लूट के गए और जितना हमको दिए वो तो कुछ नहीं था। बहुत कुछ देता फिर भी वो लोग पूरा नहीं कर पाते। मतलब जितना लूट के गए थे उसका भरपाई वो लोग नहीं कर पाया। आगे, दिस वॉज apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures and language। इसके बाद मुगल ने रूल किया, अंग्रेजों ने रूल किया हमारे इंडिया पे। इतना कुछ होने के बाद हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के चीज़ों को लेकर बदलाव हुआ। बहुत सारा अलग अलग कल्चर इंडिया में देखने को मिला। कल्चर मतलब रीति रिवाज, पर्व त्यौहार देखने को मिला। अलग अलग भाषा भी देखने को मिला। अलग अलग प्रकार के लोग भी देखने को मिले जो अलग खाना खाते थे, अलग कपड़ा पहनते थे, अलग भाषा बोलते थे। तब जाकर आज आपको इंडिया इतना अलग डाइवर्स दिखता है। मतलब इंडिया इतना ज़्यादा आज आपको अलग अलग विचित्र दिखता है। विचित्र कहने का मतलब है कि भाषा अलग है इंडिया में, आज रंग अलग है सबका, खान पान अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, फेस्टिवल मनाने का तरीका अपना सबका अलग है। तो ये सब चीज़ जो आज आप देख रहे हो इंडिया में, इसका शुरुआत आज से नहीं हुआ था। इसका शुरुआत आज से हज़ारों साल पहले हो गया था। ये जो भाषा आप आज देख रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार के, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, ये सब ये आज का भाषा नहीं है, बहुत पहले का है। ठीक है, इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ओल्ड एंड न्यू रीजन्स, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा न्यू एंड ओल्ड रिलीजियंस। न्यू एंड ओल्ड रिलीजन, ये हमारे चैप्टर के आज का टॉपिक है। इसके पहले हम लोग लगातार एक के बाद एक नए नए टॉपिक को डिस्कस करते जा रहे हैं। आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगा और टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है देखा जाए। पहला पॉइंट है, पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपने इस चैप्टर में, वो किस समय के बारे में पढ़ रहे हैं? 700 से लेकर 1750 के टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उस समय के बीच में लोगों के अंदर ना अपने भगवान के प्रति, अपने देवता के प्रति भी बहुत ज़्यादा प्रेम दिख रहा था। मतलब कि यही वो 1000 साल का समय है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे सामने देवी देवताओं का नाम आया, देवी देवताओं के बारे में हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने पूजा पाठ करना चालू किया और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने अपने भगवान के प्रति विश्वास रखा। मतलब यही वो समय है जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये पता चल गया कि भगवान जैसा भी कुछ चीज़ होता है। हालांकि इससे पहले भी हम लोग जानते थे कि भगवान होते हैं, लेकिन भगवान का जानना, लोगों का मानना कि हाँ भगवान भी वाकई में होते हैं, उनका पूजा पाठ करना, इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हुआ है ये चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे, collective belief in a supernatural agency, religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities। होता क्या था ना उस समय पर, हालांकि ये तो आज भी होता है, ये उस समय पे भी होता था। आज जैसे हम लोग अपने यदि बात करें किसी भी फेस्टिवल का, चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हिंदू का। हिंदू रिलीजन में जो 3-4 पर्व है जो कि बहुत मुख्य है, जो मेजर है, हालांकि पर्व तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेजर पर्व है जैसे दशहरा है, दिवाली है, छठ है, होली है, ये सब है। तो इन सारे फेस्टिवल में हम लोग अकेले नहीं मनाते हैं फेस्टिवल, हम लोग कलेक्टिव होके मनाते हैं। कलेक्टिव का मतलब है कि सब मिलजुल के मनाते हैं। हमारा पूरा का पूरा सोसाइटी, पूरा कम्युनिटी हमारा इकट्ठा हो जाता है, तब जाकर हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। और ये जो परंपरा है ना किसी भी फेस्टिवल को मनाने का, किसी भी पर्व को मनाने का, ये आज का नहीं है, ये उस समय से चलता आ रहा है। तो उस समय पे भी यदि किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल वगैरह मनता था तो लोग मिलजुल के ही मनाते थे, सब आपस में कनेक्टेड होते थे, सब मिलजुल के मनाते थे। और जितने भी लोग सोसाइटी के रहते थे, कम्युनिटी के, सब मिलजुल के रहते थे और सब कोई अपना भगवान के प्रति अपना पूजा पाठ करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 700 से लेकर 1750 के बीच का टाइम पीरियड का बात हो रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म लाइक द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट्स एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। यही वो समय है 700 से लेकर 1750 के बीच में जिसके अंदर, मतलब यही जो 1000 साल का जो टाइम पीरियड है,
इस 1000 साल में हम लोगों को बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म में। जैसे हम लोगों ने अपने हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवताओं का पूजा पाठ करना चालू किया, उनका नाम जाना हमने। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शिव जी, विष्णु जी, है ना, ब्रह्मा जी, उसके बाद दुर्गा जी, काली जी, ये जो हम लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का नाम हम लोगों ने जाना, उनके बारे में पूजा पाठ करना हम लोगों ने चालू किया, ये इसी समय में स्टार्ट हुआ था सबसे ज़्यादा। मतलब इसी समय में मंदिरों का निर्माण होने लगा। मतलब जब आप देखो उस समय पे हम लोगों ने क्या देखा कि यार भगवान भी हैं, तो क्या भगवान को आप ऐसे ही रखोगे? नहीं, तो लोगों ने क्या देखा कि भगवान के लिए अलग घर बनाया जाए, और उस घर को क्या नाम दे दिया गया? मंदिर नाम दे दिया गया। ठीक है, तो मंदिर का जो निर्माण है, जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, उस समय से स्टार्ट हुआ, और आज भी मंदिर कितने बड़े लेवल पे बनता है। और आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जो आज से हजारों साल पुराना है और वो आज भी चलता आ रहा है, सोचो। और उस प्रकार के मंदिर जनरली पत्थरों से बने हुए आपको दिख जाते हैं। यदि ऐसा मंदिर आपको ज़्यादातर देखना है तो आप ज़्यादातर देखो साउथ इंडिया में। आप चले जाओ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि पुराने ज़माने के हैं, हज़ारों साल पुराने हैं, और वो ईंट पत्थर वगैरह से जोड़ जोड़ के बनाया गया, बहुत मजबूत है। तो उस समय पे देवी देवताओं का पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो गया, मंदिरों का बनना स्टार्ट हुआ, और सबसे बड़ी बात उसी समय पे ब्राह्मण्स को और पुजारियों को सबसे ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस देने लग गए कि ब्राह्मण है तो पूजा पाठ करवाएगा, पुजारी है तो वही काम करेंगे पूजा पाठ का ही। समझ में आ रही है बात? ये उस समय पर ही स्टार्ट हुआ था, और हम लोग अपने सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा पवित्र इंसान यदि किसी को मानना चालू किया तो वो कौन थे? ब्राह्मण थे, यानी कि पुजारी लोग थे। ये उसी समय पे ये सब चीज़ चालू हुआ था। और आज भी हम लोग अपने सोसाइटी में पंडित जी का हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई पंडित जी या फिर कोई बाबा यदि हम लोगों के घर में पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं तो हम लोग क्या घर के सभी लोग उनका पैर नहीं छूते हैं? बिल्कुल इज्जत से पैर हम लोग छूते हैं उनका, और वो आशीर्वाद भी हम लोग देते हैं। तो बताइए क्या ये सिस्टम आज से चल रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत समय पहले से ये सिस्टम चलता आ रहा है। Their knowledge of Sanskrit texts earned the Brahmins a lot of respect in society। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ब्राह्मण्स को यानी कि पुजारियों को हम लोगों ने इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट इसलिए भी करना चालू किया क्योंकि पहली बात तो इनके पास नॉलेज बहुत सारा होता है, दूसरी बात इनके पास संस्कृत का ज्ञान बहुत होता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम लोगों ने अपने सोसाइटी में इनको सबसे ऊपर लेवल का दर्जा दिया कि हाँ ये हमारे ब्राह्मण हैं, ये पूजा पाठ करवाते हैं और ये सबसे रेस्पेक्टेबल इंसान है। बहुत सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग इसका आदर मान सम्मान करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने उस समय पे अपने सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल पोजीशन किसको दिया? ब्राह्मण्स को हम लोगों ने दिया उस समय पे। क्यों दिया? क्योंकि उनको संस्कृत बहुत अच्छा आता था, उनको ज्ञान होता था हर चीज़ों का। इसलिए आप आज भी देखो ना, आप जैसे मान लीजिए कि आप अपने सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में जो सबसे पढ़े लिखे इंसान होंगे ना, उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट खुद निकलेगा। उनके सामने आप कभी ऊंचा आवाज़ में बात कर ही नहीं पाओगे। आप करना भी चाहोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उनके प्रति रिस्पेक्ट होता है कि अरे यार इस इंसान से ऊंची आवाज़ में कैसे बात करेंगे, ये तो हमसे कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हमारे पिताजी से भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। होता है ना, ऐसे हमारे सोसाइटी में मोहल्ले में एक दो ऐसे अंकल या फिर आंटी ऐसे जरूर होती हैं क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हुए इंसान होते हैं, जिनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। तो क्या उनके प्रति आप रिस्पेक्ट नहीं करते उसको? बिल्कुल करते हैं। तो वही चीज़ था ब्राह्मण्स के साथ। तो ये लोग बहुत पढ़े लिखे इंसान होते थे उस समय पे, और संस्कृत का नॉलेज इनको खूब होता था, इसलिए हम लोगों ने इनको रेस्पेक्ट देना चालू कर दिया उस समय पे। आगे बढ़ते हैं, और आज भी अच्छी चलता है। Their dominant position was consolidated by the supporters of their patrons। अब यहाँ पे पैट्रॉन समझो होता क्या पहले, फिर आगे समझाएंगे। As influential, wealthy individual who supports another person like artisans, a craft person, a learned man और a noble। पैट्रॉन्स का मतलब होता है वैसा इंसान जो कि धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी में थोड़ा ज़्यादा होता है, अमीर, और वो जो गरीब लोग हैं उनको वो मदद करते रहते हैं। इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं पैट्रॉन्स। समझ में आ रही है बात? तो पैट्रॉन्स का मतलब हुआ ऐसा आदमी जो कि अमीर है, ज़मीन है, पैसा प्रॉपर्टी धन संपत्ति सब कुछ उनके पास है, और वो ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद लोगों का मदद भी करते हैं। इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं पैट्रॉन्स। और इन सभी लोगों का अच्छा खासा रिश्ता होता था ब्राह्मण्स के साथ। ये सब लोग भी ब्राह्मण्स का खूब साथ देते थे। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजा महाराजा। क्या राजा महाराजा को हम लोग पैट्रॉन बोल सकते हैं?
बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या उनके पास धन संपत्ति का कोई कमी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो राजा भी हमारा पैट्रॉन कहलाता है। तो जब कोई पंडित जी या फिर कोई ब्राह्मण राजा के यहाँ पे पूजा पाठ करवाता था ना, तो उनको राजा जी खुश होकर जमीन देते थे एकदम दान में, 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 2 को हाथी दे दिए, 5 को हाथी दे दिए, घोड़ा दे दिए, इस तरीके से गिफ्ट उनको मिलता रहता था। तो ब्राह्मण्स को जो सपोर्ट मिलता था सबसे ज़्यादा, वो किससे मिलता था? अमीर इंसान से, जो पढ़े लिखे इंसान होते थे और जो बहुत धन संपत्ति में अमीर होते थे। आज भी आप अपने इंडिया में देख लो, खुद देख लो आप, कि जो अमीर इंसान होते हैं ना, उनके घर में यदि कोई पंडित जी पूजा पाठ करवाने के लिए जाते हैं, या फिर कोई बर्थडे का पूजा करवाना हो, या फिर शादी ब्याह का कुछ भी करवाना हो, या फिर श्राद्ध वगैरह करवाना हो, तो वो अमीर आदमी पहले से हैं, वो लोग भर भर के दक्षिणा देते हैं, है कि नहीं, पंडित जी को। तो ये आज से नहीं चलता आ रहा है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सबसे ज़्यादा यदि उनको गिफ्ट देने का काम करते हैं ब्राह्मण्स को, तो कौन करते हैं? पैट्रॉन्स लोग करते हैं, मतलब जो सबसे अमीर लोग होते हैं। आगे, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटीज could reach without the aid of priest or elaborate rituals। इस समय पे सबसे अच्छा चीज जो और डेवलप हुआ वो हुआ भक्ति। जैसे हम लोग आज जब भी किसी देवी देवता को मानते हैं तो उसका हम लोग भक्ति करते हैं कि नहीं? भक्ति करने का मतलब हुआ कि उनका हम लोग आरती गाते हैं, है कि नहीं, उनका हम लोग प्रार्थना भी गाते हैं। तो वो समय है 700 से लेकर 1750 का, ये ऐसा ये समय है जिस समय भक्ति भी बहुत ज़्यादा चलने लगा। अलग, जैसे आज आप देखो ना इंडिया में हर देवी देवता का आरती का अपना अलग गीत है। जैसे लक्ष्मी जी का आपको प्रार्थना करना हो तो उसका अलग गीत है, शिव जी का करना हो उसका अपना अलग गीत है। तो हर देवी देवता का जो भक्ति है, अपने देवी देवता को लेकर भक्ति करना, भजन कीर्तन करना, ये सब उस समय से ही चलता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट। और इस समय पे अलग अलग प्रकार के रिलीजन भी हमारे सामने आए। जैसे आज हमारे पास है ना, हम लोग बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ये अलग अलग रिलीजन है, धर्म है। इसी प्रकार का रिलीजन उस समय पे भी हमारे सामने बहुत सारे आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्राउट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। समझिए ध्यान से, जो मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स का मतलब है जो कि जहाज़ों पे सामान लोड करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं और अपने सामानों को बेचते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हम वो इंसान हैं जो कि इंडिया से सामान को जहाज़ पे लोड करेंगे और अमेरिका में जाके बेचेंगे, तो हम मर्चेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो मर्चेंट हो गया। माइग्रेंट्स हो गया, माइग्रेंट्स का मतलब है जो एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने बेहतर शिक्षा के लिए, इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं माइग्रेंट्स। तो इन्हीं प्रकार के लोगों ने हमारे इंडिया में कुरान को लॉन्च किया। और सवाल है कि सर ये कुरान क्या है? देखो, जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में है ना, धार्मिक किताब क्या है? रामायण है, महाभारत है। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में एक बहुत ही फेमस किताब है, उनका बहुत ही पवित्र किताब उनके लिए माना जाता है, वो है कुरान। और कुरान इंडिया में कब आया? 7th सेंचुरी में आया, यानी कि आज से लगभग आप कह सकते हैं हज़ारों साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम्स regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। तो अब यहाँ पे समझिए, जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो सबसे पवित्र किताब है, जो वो लोग अपना फेवरेट किताब मानते हैं, पवित्र किताब मानते हैं, वो क्या है? कुरान है। और कुरान में एक ही गॉड के बारे में जिक्र है, वो कौन है? अल्लाह। ठीक है, मुस्लिम का जो गॉड है उसका नाम क्या है? अल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उस कुरान में ये बताया गया है कि जो अल्लाह है वो हर इंसान पे बराबर नज़र रखता है। उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। आप इसको ठीक ऐसे ही बोल सकते हैं जिस तरीके से हर धर्म में होता है। हम लोग एग्जाम्पल अपने हिंदू धर्म का लेते हैं, आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से। जैसे हम लोगों के अपने हिंदू धर्म में क्या है, हम लोगों के सबसे बड़े गॉड कौन है बताओ? शिव जी हैं। सबसे बड़े गॉड हमारे कौन है जो हम लोग मानते हैं, जिनको सुप्रीम गॉड हमारे शिव जी है। तो शिव जी हर इंसान को बराबर नज़रिए से देखते हैं। हम लोग भी अपने किताबों में पढ़ते हैं कि नहीं, शिव पुराण है हमारे पास, उनमें हम लोग शिव जी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं कि शिव जी जो हर किसी पे बराबर नज़र रखते हैं।
कौन गरीब है कौन अमीर है उनके लिए वो मायने नहीं रखता। ठीक इसी प्रकार का कुरान में जिक्र हुआ है अल्लाह के बारे में, और अल्लाह भी हर प्रकार के लोगों के ऊपर बराबर नज़र रखते हैं, सभी को बराबर तरीके से देखते हैं। उनके लिए कौन अमीर है गरीब है काला गोरा कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आगे। मैनी रूलर्स वेयर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा, उलामा का मतलब होता है लर्नेड थियोलॉजीज एंड जूरिस्ट्स। समझिए इसका मतलब अब हुआ क्या। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अमीर तो थे, वो इस्लाम को मानते थे, मतलब बहुत सारे ऐसे राजा थे जो मुस्लिम वाले राजा थे। समझ आ रही है बात। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि इंडिया में केवल और केवल हिंदू ही राजा हुए हैं, नहीं। इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम राजा भी हुए हैं जो कि कुरान को मानते थे और मुस्लिम धर्म को मानते थे। और इंडिया में बहुत सारे उलामा भी हुए हैं। उलामा का मतलब होता है जिनको कि मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उसको हम लोग उलामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उलामा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोवर्स। जैसे आप देखोगे ना, हिंदू में बहुत सारे कास्ट बने हुए हैं, हिंदू में बहुत सारे कास्ट बने हुए, हिंदू रिलीजन में खास करके। जैसे आप सुनते हो ना, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ये मिश्रा, शर्मा, ये सब क्या है बताओ? कास्ट है हिंदू धर्म में। उसी प्रकार से इस्लाम में भी इस्लाम भी जो है ना, दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो हिंदुज़म है, जो हिंदू है, वो बहुत अलग अलग कास्ट में बटा हुआ है। उसी तरीके से जो इस्लाम है, इस्लाम मतलब जो मुस्लिम धर्म है, वो भी दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला होता है शिया मुस्लिम और दूसरा होता है सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिया मुस्लिम क्या होता है समझिए। हु बिलीव दैट द प्रॉफेट मोहम्मद सन्स इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। आप सिंपल सा ऐसे समझिए कि जो अली है ना, ये एक बहुत बड़े इंसान थे और ये बहुत बड़े पुजारी थे अल्लाह के। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब अल्लाह को मानने वाले बहुत बड़े इंसान में से उनका एक नाम था अली। आप इसको ऐसे समझिए। तो शिया मुस्लिम जो समझते हैं ना, शिया मुस्लिम ये मानते हैं कि हमारे मुस्लिम का जो सबसे बड़ा लीडर है वो कौन है? अली है। आपको फिर से समझाते हैं। जो शिया मुस्लिम है वो ये मानते हैं कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो एक तरीके से गॉड है, वो कौन है? अली है। ये शिया मुस्लिम मानते हैं। अब सुन्नी मुस्लिम क्या मानते हैं, इसको भी समझ लो। Who accepted the authority of the early leaders खलीफाज of the community and the succeeding खलीफाज। अब समझिए, शिया मुस्लिम का, सुन्नी मुस्लिम का मानना है कि हमारा लीडर कौन है? खलीफा है। ये खलीफा पता है एक इंसान का नाम है। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा पुजारी है, मतलब कि ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा शिष्य था, स्टूडेंट था, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानता था। तो सुन्नी मुस्लिम का मानना है कि हमारा जो लीडर है वो कौन है? खलीफा है। बस यही दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का दोनों मानते भले अली और खलीफा को है, लेकिन दोनों का दोनों सबसे पहले किसको मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं, क्योंकि अल्लाह तो सबके गॉड है ना। अली के भी हैं, खलीफा के भी हैं, सबके गॉड कौन है? अल्लाह है। समझ रही है बात। तो सुन्नी मुस्लिम मानते हैं खलीफा को अपना लीडर और शिया मुस्लिम मानते हैं अली को अपना लीडर। ठीक है, अपना गुरु। चल, इस तरीके से हमारे टॉपिक खत्म हुआ। अगला है हमारा थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। चलिए, इसको भी हम लोग इसी क्लास में ख़त्म कर देते हैं, शुरू करके ख़त्म कर देते हैं। चैप्टर हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा। पहला है टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। चलिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे आपके सामने समरी रखा जा रहा है। इस पूरे चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो 700 से लेकर, यानी कि 700 से लेकर 1750 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस टाइम पीरियड में अलग अलग प्रकार के बदलाव हम लोगों ने देखे। भाषा में बदलाव हुआ, रहन सहन में बदलाव हुआ, देवी देवता को मानने का तरीका बदल गया, पूजा पाठ करने के बारे में हम लोगों ने देखा। तो अलग अलग प्रकार के बदलाव यहाँ पे देखने को मिले। हर धर्म का अपना विचार अलग था, हर धर्म का अपना बिलीफ अलग था, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स एंड दैट इज पीरियड्स। अब समझिए,
क्या लगता है आपको कि इस पूरे के पूरे हिस्ट्री को समझना इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। मतलब हिस्ट्री का मतलब होता है जो बीत गया, समय तो डेली बीतता जा रहा है। तो हिस्ट्री को आप अच्छी तरीके से समझ सको, इसके लिए हिस्ट्री को बांटा गया है पीरियड्स में। समझ रही है बात? और हिस्ट्री में आपका 3 पीरियड होता है। पहला होता है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड का मतलब हुआ वैसा समय जो कि बहुत पुराना है, उसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट पीरियड, जो लाखों लाख साल पुराना है। जैसे डायनासोर, डायनासोर हमारे किस पीरियड में आएगा? एंशिएंट पीरियड में आएगा, जो कि बहुत पुराना है। उसके बाद आता है मिडिएवल पीरियड। मिडिएवल पीरियड का मतलब होता है बीच वाला। बीच वाले में किसके बारे में जिक्र करते हैं हम लोग? मुगल के बारे में, मुस्लिम राजा के बारे में। ये हो गया हमारा मिडिएवल पीरियड। अगला होता है हमारा लास्ट, थर्ड, वो मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है अंग्रेज के समय से लेकर, यानी कि जब से अंग्रेजों का राज इंडिया में स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी आप इसको बोल सकते हैं। तो बताइए, हिस्ट्री को आप बेहतर तरीके से समझ सके, इसके लिए हिस्ट्री को किस में बांटा गया है? पीरियड में बांटा गया है। और कितने पीरियड होंगे हिस्ट्री में? 3 पीरियड। पहला एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड का मतलब हुआ इसमें वैसे हिस्ट्री के बारे में बात होगा जो कि लाखों लाख साल पुराना है। डायनासोर वगैरह के समय के बारे में बात होगा, अर्ली मैन के बारे में बात होगा एंशिएंट पीरियड में। उसके बाद आता है हमारा मिडिएवल पीरियड। मिडिएवल पीरियड का मतलब होता है जिसमें मुगल का राजा था, मतलब मुगल का शासन था, मतलब मुसलमान राजा का कंट्रोल था। जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, है ना, शाहजहां, इन सभी का जो टाइम पीरियड था, जो इन्होंने रूल किया इंडिया में, इसको हम लोग कहते हैं मिडिएवल पीरियड। तो मिडिएवल पीरियड पूरी तरीके से किसके लिए बटा हुआ है? मिडिएवल पीरियड किसके लिए पूरा का पूरा बटा हुआ है? मुगल एम्पायर के लिए, मतलब मुस्लिम राजाओं ने जो कंट्रोल किया अपना, जिस तरीके से उन लोगों ने रूल किया। और अगला हमारा होता है लास्ट, थर्ड, जो क्या है? मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड का मतलब हो गया अंग्रेजों ने जब से इंडिया में रूल चालू करना स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक। तो आज हम लोग जो अपने जीवन को जी रहे हैं, बताओ आज का हमारा कौन सा पीरियड कहलाएगा? मॉडर्न पीरियड कहलाएगा। ठीक है, जो भी आगे बढ़ेगा सब हमारा मॉडर्न पीरियड ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, ब्रिटिश historians divide the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British. This division was based on the religion of rulers. लेकिन यहाँ पे ना आप चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, आपको बताते हैं। जब अंग्रेजों ने हमारे इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया ना, अंग्रेजों ने हमारे इंडिया के हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा। किस पीरियड में बांटा? पहला बांटा हिंदू, दूसरा बांटा मुस्लिम और तीसरा बांटा ब्रिटिश। इसमें ना आप समझिए ध्यान से, पहले उन्होंने हिंदू क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि आज से बहुत समय पहले इंडिया में रूल किसका हुआ करता था? हिंदू राजा लोगों का। ठीक है, उसके बाद किसका रूल स्टार्ट हुआ? मुस्लिम राजा लोगों का। उसके बाद स्टार्ट हुआ ब्रिटिश का। तो अंग्रेजों ने इंडिया के हिस्ट्री को पता किस बेसिस पे बांटा है? रिलीजन के बेसिस पे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन बाद में इसको सुधारा जाता है, बाद में इसको बांट दिया जाता है एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। तो आज जो हम लोग पढ़ते हैं ना रियल हिस्ट्री, उसको किस में बांटा गया है? एंशिएंट में, मिडिएवल में और मॉडर्न में बांटा गया है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने जो इंडिया के हिस्ट्री को डिवाइड किया था वो किस हिसाब से डिवाइड किया था? रिलीजन के हिसाब से डिवाइड किया था। कोई पूछे कि फिर बताओ रिलीजन कौन कौन सा था हमारा, तो बताइएगा कि अंग्रेजों ने इंडिया के हिस्ट्री को 3 हिस्से में डिवाइड किया था। पहले हिस्से में उन्होंने रखा था हिंदू को, सेकेंड में मुस्लिम को और थर्ड में ब्रिटिश को। ठीक है, हालांकि इसमें आपने यदि एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न भी देखेंगे ना तो सही बैठता है। जैसे हिंदू का मतलब हो गया एंशिएंट, मुस्लिम का मतलब हो गया मिडिएवल। इसलिए उन्होंने कहा था कि मिडिएवल हिस्ट्री जो पूरा का पूरा किसके लिए है? मुगल एम्पायर के लिए है। तो हिंदू का मतलब हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड। मुस्लिम के लिए हो गया मिडिएवल। और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने राज जब से चालू करना स्टार्ट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटिश, यानी कि उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? और मॉडर्न पीरियड बोल दिया। तो देखा जाए तो सब कुछ लगभग सेम है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने जो बांटा था वो धर्म के आधार पे बांटा था। लेकिन बाद में ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना, किसी भी आप हिस्ट्री को धर्म के आधार में बांटोगे, क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। तो बाद में फिर इसको एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में बांट दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड, मिडिएवल पीरियड का मतलब
मिडिवल पीरियड का मतलब जिस समय पे मुगल लोगों ने राज किया, मतलब कि मुसलमान राजाओं ने राज किया। तो ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर ट्रांसफॉर्म, द इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। समझिए, मुगल पीरियड में, सॉरी मिडिवल पीरियड में, खास करके मिडिवल पीरियड मतलब मुगल पीरियड सिंपल सा बोल सकते हैं, यानी कि मुस्लिम पीरियड भी आप बोल सकते हैं। तो मिडिवल पीरियड में जब मुसलमान राजाओं का कंट्रोल था हमारे इंडिया पे अलग अलग जगहों पे, उस समय पे तरक्की खूब हुआ। इतना तरक्की हुआ कि इतना तरक्की को देखते हुए अंग्रेज भी इंडिया पे आने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ पे मसाला कपड़ा इतना अच्छा उगाया जाता था, बनाया जाता था कि अंग्रेजों को भी मन भा गया, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। तो हमारे इंडिया में जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव बहुत कम हुआ है, बहुत कम चेंजेज हुए हैं। लेकिन जो मिडिवल हिस्ट्री था हमारा, मिडिवल पीरियड जिसमें मुसलमान राजाओं का कंट्रोल था, उसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ है बदलाव। और सबसे ज़्यादा बदलाव कब हुआ हमारे इंडिया में? मॉडर्न पीरियड में, जब से अंग्रेजों ने रूल करना स्टार्ट किया इंडिया को, बहुत बदलाव हुआ। और आज तक जो हम लोग जी रहे हैं ये सब हमारा मॉडर्न पीरियड में ही आएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा इस टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर खत्म होता है। कोई डाउट इस चैप्टर में आप लोगों को? अब कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।